ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो काफी कमजोर था, यहाँ तक कि वो अपने साथियों को भी नहीं बचा सका और खुद की ऐसी हालत को देखकर वो हार मान जाता है क्योंकि जिंदगी ने उसके साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर दिया था कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा। उसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे एल्डर से हो जाती है जिसने उसे जीने की इच्छा दी, पर अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। और जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो दो दुनिया में डिवाइड है, व्हाइट एंड डार्क वर्ल्ड। अब आगे इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने पास अपने वेपन को रखते हुए कहीं जाने लगा, पर वहाँ पर कुछ पर्सन कह रहे थे लगता है तुम तैयार हो। जो कहते ही वो वहाँ से जाने लगे, तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा बादलों के ऊपर किस दुनिया की परवाह किए बिना हम रह सकते हैं। उनके ये कहते ही वहाँ पर एक पर्सन आते के साथ कहने लगा मोस्टर आ रहे हैं, जिस पर वो पर्सन अकीरा को बताता बच्चों को लेकर यहाँ से भागो, उस पहाड़ी पर एक गुफा है जहाँ पर तुम छुप सकते हो। फिर वो गाँव के लोगों से कहता अगर आप हिल सकते हैं तो हथियार को पकड़ लो। तभी हम उन मोस्टर को देखते हैं जो काफी तेजी से उन विलेजर्स की तरफ आ रहे थे और वो लड़का वहाँ के बच्चों को लेकर गुफा की ओर रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक जायंट सेंटापीड से हो जाती है, जो देखकर अकीरा अपनी सोर्ड के साथ उस सेंटापीड पर हमला कर देता है। लेकिन सेंटापीड की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर अकीरा बच्चों को लेकर काफी तेजी से गुफा की तरफ जाने लगा क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन सेंटापीड उनको भागने नहीं दे सकता था, जिसके साथ ही वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और उस सेंटापीड को देखकर वो बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए खुद सामने रुक जाता है, जिसके बाद वो बच्चा मोस्टर के मुंह में था, पर वो बच्चा अपने आखिरी अल्फाज कहता भागो और मेरी बहन का ख्याल रखना, जिस पर अकीरा मजबूर होकर वहाँ से भाग गया। फिर हम गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो उनके विलेज की तरफ आ रहा था और वहाँ पर पहुंचने के साथ वो देखता है कि अकीरा काफी बड़ा गड्ढा खोद रहा है ताकि वो विलेजर्स को दफना सके। जो देखकर एल्डर ने कहा अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जल्दी ही मारे जाओगे, खैर मैं तुमको रोक तो नहीं सकता, वैसे कुछ खाना चाहोगे। वो बात को सुनकर अकीरा जंगलियों की तरह उससे वो ब्रेड ले लेता है और वो काफी तेजी से उसको खाने लगा क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो एल्डर अपना नाम बताता मेरा नाम स्कीर्स है। जो सुनकर अकीरा कहता क्या किंग ऑफ डार्कनेस इस कंट्री पर राज नहीं करता? अगर करता है तो यहाँ पर खुलेआम मोस्टर ऐसे कैसे घूम रहे हैं? जिस पर स्कीर्स बोलता जरूर किंग अपने काम में होगा। तभी अकीरा ने कहा क्या किंग को सही चीजों की चिंता है? जिस बात पर स्कीर्स कहने लगे तुम्हारे अनुसार सही चीजें क्या है? ये बात को सुनकर अकीरा कहता है सभी लोग खुश रहें। जो सुनने के बाद स्कीर्स अपनी सोर्ड को अकीरा की तरफ थ्रो कर देता है, फिर उसको समझाता अगर तुम लोगों को बचाना चाहते हो तो इस सोर्ड को उठाओ। जिस पर अकीरा ने वो सोर्ड को उठा लिया, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है जिसमें अकीरा काफी बुरी तरीके से नाकाम हो रहा था। साथ ही साथ स्कीर्स फाइट करने का सही अंदाज और उसको कहां मारना है उसको उसके बारे में बताने लगा। जो सब सुनकर अकीरा उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहा, पर वो फिर से मार खाता है। यहाँ तक कि स्कीर्स उसको बताता ये सोर्ड किंग ऑफ डार्कनेस की है, पर मैं किंग नहीं हूँ, लेकिन मैं पागल हूँ जिसने किंग बनने की कोशिश की पर चुना नहीं गया। फिर वो अकीरा से बोलता क्या तुम इस तरह के पर्सन हो जिसे बिना सोचे मार दिया जाता है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बार बार हार रहा था, पर वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है। तभी उसने कहा मैं किंग बनूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जो कहते ही वो लोगों को बचाने की आस्था में उस पर अटैक कर देता है। इस बार वो उसको हराने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ स्कीर्स कहने लगता है समय आ गया है और मैंने सक्सेसर के लिए किंग ऑफ डार्कनेस की फाइट की, पर अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। अकीरा तुम ये सोर्ड कैपिटल ले जाओ, वहाँ पर मेरा मेंशन होगा। हो सकता है कि मैं से ना देखूं, लेकिन मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। यहाँ तक कि जो सोर्ड को धारण करता है वही उसका मास्टर माना जाता है। तुम अपने आप को डिक्लेयर करो कि तुम किंग ऑफ डार्कनेस हो, सक्सेसर किंग ऑफ डार्कनेस। उनकी इस बात को अकीरा बड़े ध्यान से सुन रहा था और स्कीर्स उसको बताता वल्सन नाम का एक नाइट है, अगर वो तुम्हारी सोर्ड टेक्निक को देख लेगा तो वो तुम्हारी देखभाल करेगा और मुझे किंग ऑफ डार्कनेस की पावर अभी तक नहीं मिली है, शायद वो तुमको मिल जाए पर मेरे को अब जाना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा रोने लगा। उसी वक्त उसको किंग ऑफ डार्कनेस की पावर भी मिल जाती है। दूसरी तरफ स्कीर्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले सीन में हम व्हाइट वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस मून सोर्ड का यूज करने के साथ वहाँ के मोस्टर का खात्मा कर रही थी, पर उन मोस्टर की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन प्रिंसेस की मदद करने के लिए वहाँ पर काफी सारे नाइट तैयार थे और उनको लीड कर रहा फ्यूज कहता रून्स की प्रोटेक्शन हमारे साथ है और यहाँ तक कि डार्कनेस के मोस्टर को व्हाइट किंगडम को बर्बाद ना करने दे। तभी उसने अपनी लाइट पावर से एक मोस्टर को जान से मार दिया। दूसरी तरफ सपोर्ट टीम अपने एक स्पेल को कास्ट करते समय कहते रून्स की मैजिशियन ऑर्डर देती है हमें अपनी एक पावर का हिस्सा उधार दे, लाइट शील्ड बनो और बुराइयों को खत्म करो। उसकी इस स्पेल की वजह से वहाँ के नाइट को काफी ज्यादा पावर मिल रही थी। उनकी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्यूज उन मोस्टर को काफी आसानी से मारते जा रहा था। साथ ही साथ वो सीमा का शुक्रिया अदा भी करता है। फिर फ्यूज
फ्यूज अपने साथियों को बताता ये मौका चूकना नहीं चाहिए। इसी के साथ प्रिंसेस उन मोस्टर का खात्मा करने के बाद अपने कैसल की तरफ चली जाती है। साथ ही साथ फ्यूज भी कैसल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सपोर्ट टीम को लीड कर रही सीमा अपनी टीम को आराम करने को कहकर बाहर की तरफ चली जाती है, जहां पर उसका इंतजार फ्यूज और थियो कर रहे थे और वो तीनों मिलकर प्रिंसेस की तरफ जाने लगे। अगले सीन में सीमा कह रही थी प्रोजेक्टर रून्स की पावर किंग ऑफ डार्कनेस को हराने में कामयाब हो सकती है, जिस पर फ्यूज बताता लेकिन वे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुमको अपने टियारा के माध्यम से रून्स की प्रोटेक्शन हासिल होती है, क्या तुमको यह नहीं मिलता? जिस बात पर सीमा का कहना है ये सच है, फिर भी मुझे आश्चर्य है क्योंकि बैलेंस के लिए डार्कनेस जरूरी है, क्या इससे उसे झिझक हो सकती है? ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि प्रिंसेस किंग ऑफ डार्कनेस को परास्त करने में पूरी तरीके से तैयार है, पर सीमा यह सिर्फ हमारे बीच की बात है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ सीमा ने कहा मैं समझती हूँ क्योंकि मैं दरबार में मैजिशियन और एक कॉमरेड हूँ। अगले सीन में हम प्रिंसेस को काफी मायूस बैठा देख पाते हैं। तभी वहाँ पर एक एल्डर आते के साथ कहता क्वीन आइरिस क्या आप ठीक हैं और आपने काफी अधिक पावर का इस्तेमाल तो नहीं किया? जो सुनकर आइरिस कहती नहीं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मॉन्स्टर के खिलाफ जंग में कामयाब रहे, पर इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है किंग ऑफ डार्कनेस। मुझे लगता है फाइट में मेरी पावर भी कम पड़ सकती है, इसके लिए हमें सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर अकीरा की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो स्किड्स के कई रास्ते पर कैसल की तरफ जा रहा था। तभी एक पर्सन उसकी सोर्ड को देखकर कहता तुमको ये सोर्ड कहाँ से मिली? जिस पर अकीरा बताता मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता, वैसे यहाँ पर मैंने सुना है कि स्किड्स का कैसल यहीं पर है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है? ये बात को सुनकर पर्सन कहता है कि अपने मैनर्स पर ध्यान दो चोर, और मैं मांग करता हूँ मेरे लॉर्ड की सोर्ड लौटा दो। ये कहते ही उसने अकीरा पर हमला कर दिया, जिसे डोज कर अकीरा कहा क्या तुम वल्सन हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वल्सन कहने लगा तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम और लॉर्ड स्किड्स कहाँ पर हैं? जिसके जवाब पर अकीरा उसको बताने लगा वो मर चुके हैं। ये बात को सुनकर वल्सन अपने डार्क एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करने के साथ अकीरा पर अटैक करते हुए कहता तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद वो अटैक जाकर अकीरा पर लग गया। तभी वल्सन इमोशनल होते हुए बताता नहीं तुम जैसा कोई उसे कभी खरोच तक नहीं पहुंचा सकता, पर तुम यहाँ क्यों हो? जो सुनकर अकीरा ने कहा उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है और इसे रियलिटी बनाने के लिए अपनी लाइफ को इसमें समर्पित करना मेरा कर्तव्य है। जिस पर वल्सन बताता तुम गंदगी के कीड़े। तभी अकीरा ने कहा बताओ ग्रोवेलिंग में क्या गलत है? और मैं किंग ऑफ डार्कनेस हूँ, डार्कनेस किंग का सक्सेसर। ये बात को सुनकर वल्सन काफी हैरान होने के साथ कहता मैं तुम्हें अपना लॉर्ड मानूंगा और तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जो कहते ही वो वहाँ से जाने लगे। इसके बाद यहाँ सीन प्रोजेक्ट रूम्स की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आइरिस कह रही थी हमें अपनी प्रोटेक्शन दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा कह रहा था एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, वेस्टर्न कैपिटल पर हमला हो चुका और वो एस रैंक का डीमन है। दूसरी तरफ हम एस रैंक के डीमन की झलक देख पाते हैं। तभी आइरिस अपनी सोर्ड को लेकर तुरंत उस डीमन का सामना करने के लिए चली गई जिसका नाम बाम है। साथ ही साथ फ्यूज अपने नाइट को लेकर तैयार था। दूसरी तरफ सपोर्ट टीम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन बाम काफी चालाक था क्योंकि वो डायरेक्ट सपोर्ट टीम की तरफ आ गया। जो देखकर सपोर्ट टीम उस पर हमला करती है, लेकिन उस अटैक का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि बाम ही उन पर अपनी ड्रिल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। जिसके बाद वहाँ पर खड़े नाइट का वो कुचल नहीं जा रहा था, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि वो कह रहा था बाम मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा, पर उसे देखकर बाम कहता अलांटिया एल्फ का लीडर चलो इसे मजेदार बनाने की कोशिश करें। लेकिन अलांटिया उसकी बकवास को ना सुनते हुए अपने तीनों एलिमेंट से तुरंत बाम पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम कमांडर फ्यूज को देखते हैं, जहाँ पर उनको मालूमात हो चुकी थी कि आगे डार्कनेस के असासिन खड़े हैं। तभी अलांटिया अपने सेमी गेट से उस पर बार बार अटैक करने जा रहा था, पर बाम खुद को काफी आसानी से बचा लेता है। जो देखकर अलांटिया उसको तुरंत लाइटनिंग पावर से कैद कर दिया। साथ ही साथ वो दोनों एलिमेंट को राइट एंड लेफ्ट से हमला करवा देता है, लेकिन बाम उसके अटैक और चैन को तोड़ने में कामयाब रहा। पर बाम भी अपने तीनों एलिमेंट को एक्टिवेट करते हुए एक लेजर कैनल की तरह उस पर अटैक कर दिया, जिसको रोकने के लिए अलांटिया अपनी शील्ड को क्रिएट कर देता है, पर वो काफी आसानी से बर्बाद हो गई। जो देखकर अलांटिया कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, अब मुझे क्या करना होगा। तभी हम आइरिस को देखते हैं जो अपने साथियों की ऐसी हालत को देखकर निराश थी। उसी बीच एक लड़की प्रिंसेस आइरिस से
कहीं प्रोजेक्टर रूस आपकी रक्षा करे, ये कहते ही वो थक हार कर गिर जाती है। लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर आयरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो बाम को बताती, यदि तुम यहाँ पर ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लग रहा था कि आयरिस उस डीमन को जानती है, पर अब वो इवल रास्ते पर जा चुका है। जो कहते ही वो अपनी मून सोर्ड से उस पर अटैक कर देती है। अगले सीन में हम फ्यूज को देखते हैं, जहाँ पर 2 डार्कनेस के असासिन आ चुके और वहाँ पर वो नाइट अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर वो असासिन बोलते, रुको, हम भगोड़े हैं और हम सरेंडर भी करते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने हथियार भी डाल दिए। जिसके बाद उनके अंदर से अचानक डार्कनेस पावर निकलने लगी और वो तुरंत अपने वेपन के साथ उन पर हमला कर देते हैं। जिसको देखकर फ्यूज उसको काफी आसानी से हरा देता है, पर वहाँ पर और भी ज्यादा ईवल असासिन आ चुके। इसी के साथ डार्क और लाइट वॉरियर के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। दूसरी तरफ आयरिस रून्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए बाम पर हमला कर देती है, जिसको बाम अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ अपने इशारे से कुछ लोगों को भी खत्म कर दिया। पर बाम भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था। लेकिन आयरिस उन अटैक से बचते हुए बाम पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि फाइट में बाम आयरिस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से आयरिस रून्स की पावर को और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगी। तभी अलांटिया आयरिस को रोकते हुए बताता, अगर तुम रून्स की पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगी तो मारी भी जा सकती हो। जो सुनकर आयरिस घबराते हुए वहीं पर रुक जाती है। जिसे देखकर बाम कहता है कि क्या तुम्हें लगता है बिना सीरियस हुए तुम मुझे मार सकती हो? ये तुम्हारी भूल है। जो कहते ही वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद बैटल खत्म हो गई, पर वहाँ पर लोग काफी बुरी तरीके से घायल थे। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर डार्क वर्ल्ड की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एक डीमन कह रहा था, डार्क नाइट वल्सन, क्या किंग अभी तक नहीं आए हैं? एक मामला है जिसको मैं उनको ही बताना चाहता हूँ। इस अभियान में मेरे ही साथी मारे गए हैं। इसकी वजह से हमें ये बैटल जारी नहीं रखनी चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टीरियस बंदा उसको वहीं पर मार देता है। जो देखकर वल्सन कहता, लॉर्ड आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कहते मैं उसे मार देता। जिस पर लॉर्ड बताता, आसमान का अस्तित्व क्यों है, लेकिन जल्द ही वो भी डार्कनेस से घिर जाएगी। तभी वल्सन ने कहा, जैसा लॉर्ड की इच्छा। जिस पर लॉर्ड का कहना है, काले लोग डार्कनेस को फॉलो करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन व्हाइट वर्ल्ड की प्रिंसेस और डार्क वर्ल्ड का किंग ऑफ डार्कनेस, इनका जरूर कोई अस्तित्व होगा। पर जब डार्कनेस सब कुछ मिटा देगा तब हमको आराम मिलेगा। इसको हासिल करने के लिए हमें आसमान में उन लोगों पर हमला करना होगा। उससे पहले हमें बाम का कुछ करना होगा। साथ ही साथ अगली जनरेशन अब किसी गोड को पूरा नहीं कर सकती। तभी तुम्हारा काम है मेरे फ्यूचर सक्सेसर को काबिल बनाओ। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर अकीरा की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वल्सन भी आ चुका और अकीरा उसको देखकर पूछता, वल्सन तुम कहाँ थे? जो सुनकर वल्सन कहता, मैं किंग ऑफ डार्कनेस के साथ था। मैं किंग ऑफ डार्कनेस और उसके सक्सेसर की सेवा करता हूँ। जिस पर अकीरा बताता, क्या ये ऐसा ही काम करता है? मुझे लगता है यह ठीक है। अब वल्सन मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओ। अगर मैं तुम्हें हरा ही नहीं सकता तो किंग ऑफ डार्कनेस कैसे बनूंगा? ये बात को सुनकर वल्सन कहता कि ये तो चिंता की बात है, लेकिन जो किंग बनेगा उसे नॉलेज में भी एक्सपर्ट होना होगा। ये कहते ही उसने 3 किताब अकीरा के सामने रख दी, जिसमें शासन कैसे करना है उसके बारे में लिखा था। फिर वल्सन उसको बताता, चिंता मत करो, हम कल से तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी तरफ अकीरा किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा था, लेकिन वल्सन कहता, तुम अकेले नहीं हो जो किंग बनना चाहते हो, और मैं किंगडम के सैनिकों को स्वॉर्ड चलाने की भी ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें प्रोफेशनल सक्सेसर भी शामिल हैं। जिसके बाद हमें वो पल भी दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा की स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई और वो लोगों की भी मदद करता है। साथ ही साथ उसने अपनी स्टडी पर भी पूरा ध्यान दिया। यहाँ तक कि वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर अकीरा स्वॉर्डमैनशिप में वल्सन से भी आगे निकल चुका। अगले सीन में हम निजुको सामा और उनके वॉरियर को देखते हैं, जहाँ पर निजुको आराम करते हुए कहते, सिंहासन का सक्सेसर, ये क्या चल रहा है? वो इस नाम के लायक नहीं है। उसी बीच वहाँ पर हम मोस्टर को भी देखते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन निजुको सामा उनको देखकर तुरंत उन पर हमला करने के लिए चली गई और वो अपने एक ही स्पेल से 2 मोस्टर को मार देती है। तभी एक और मोस्टर ने पीछे से निजुको सामा पर अटैक कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त शानदार एंट्री के साथ अकीरा ने उस मोस्टर का सर धड़ से अलग कर दिया और अकीरा इस न्यू ड्रेस में काफी हैंडसम लग रहा था। उसको देखकर निजुको सामा तो प्यार में पड़ चुकी, क्योंकि अब अकीरा का काम हो चुका है, तो वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन निजुको उसे रोकते हुए उसका नाम पूछती है, जिस पर अकीरा बताता है, मैं वो हूँ जो अगला किंग ऑफ डार्कनेस बनेगा। जो सुनकर निजुको हकलाते हुए कहती, तुम किंगडम ऑफ ब्लैक से इतना दूर क्यों हो? तभी अकीरा ने कहा, मैं इतना भी दूर नहीं हूँ, मैं हमेशा यहाँ वल्सन के साथ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता हूँ। ये बात को सुनकर निजुको सामा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर वो उससे कहती, ये किंगडम से बिल्कुल भी दूर नहीं है। तभी वो अपने सैनिकों से बोलती, तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? दूसरी तरफ अकीरा कहने लगा, वैसे भी मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, तो गुड बाय। और वो उसको वहाँ से जाता ही देख रही थी। तभी वो होश में आते हुए उससे
कहती रुको हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अगले सीन में निजुको सामा अकीरा से कह रही थी मैं चाहूंगी कि तुम दूसरे कैंडिडेट के साथ कम्पीट करो, जिस पर अकीरा तुरंत मान गया। साथ ही साथ निजुको सामा को बताती अगर तुम नंबर 1 कैंडिडेट बन जाते हो तो तुमको ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ ब्लैक से सम्मानित किया जाएगा और तुमको किंग ऑफ डार्कनेस के रूप में पहचाना जाएगा। जो सब सुनकर अकीरा अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है। ये देखकर निजुको कहती क्या तुम्हें इस स्वॉर्ड से लगाव है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा था ब्लैक की ग्रेट स्वॉर्ड। नेक्स्ट सीन में हम आयरिस को थ्रोन पर बैठा देख पाते हैं और वो उन पलों को याद कर रही थी जहाँ पर उनके साथी और कैसल का बुरा हाल हो चुका था। फिर वो बाहर की तरफ कहते प्लीज हमारे जैसे लोगों को शांति प्रदान करें। तभी सीमा आते के साथ बोलती अरे क्या तुम प्रेयर कर रही हो, जिस पर एग्री करने के साथ आयरिस ने कहा हाँ सीमा इसे मैंने अभी भी खत्म किया है और ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं काफी अच्छी हूँ। ये बात को सुनकर सीमा कहते कि वह मेरी भी करने की इच्छा थी, पर जो सुनने के बाद आयरिस का कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी देखभाल के लिए फ्यूस और थियो है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सीमा कहने लगी इसके अलावा तुम्हारे पास ऐसी चीजों की चिंता करने का समय नहीं है। जो सुनकर आयरिस कहती कि अब सीमा क्वीन ऑफ लाइट को क्या चाहिए, जिस पर सीमा बताती मैं यह खुद से जाना चाहूंगी पर मुझे क्या चाहिए ये तो मुझको भी नहीं पता। फिर भी हम में से कोई एक थ्रोन पर सफल होगा। चलो भी हम में से कोई भी बेकार की फीलिंग ना रखे, चाहे हम में से कोई भी चुना जाए। नेक्स्ट सीन में सीमा कह रही थी फ्यूस किसका इंतजार कर रहा था, जिस पर आयरिस बोलती मुझे लगता है उसके बाद से काफी समय हो गया जब हम एक साथ थे। तभी सीमा का कहना है मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था। फिर आयरिस आगे बढ़ते हुए कहती मैं कुछ जंगली सब्जियां चुनने जा रही हूँ। जो कहते ही वो वहाँ से चली गई और वहाँ पर पहुँचने के साथ आयरिस अलग अलग तरह की सब्जियां इकट्ठे करने लगती है। अगले सीन में हम फ्यूस और आयरिस को एक साथ देखते हैं जहाँ पर फ्यूस कह रहा था जब हमारा साथ होता है तो थियो हमेशा परेशान हो जाता है, जिस पर आयरिस बताती कोई बात नहीं पर अभी हमने काफी शानदार खाना खाया और मुझे माफ करना क्योंकि मैं हमेशा तुम पर कुछ न कुछ काम थोपती रहती हूँ। जिस पर फ्यूस ने कहा अब इसका जिक्र मत करो, इसके अलावा तुम हमारे लिए हमेशा जंगली सब्जियां लाती हो। ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि वह पहाड़ों में हर जगह उगते हैं। वो बात को सुनकर फ्यूस उसको बताने लगा था नहीं जो तुम हमारे लिए चुनती हो वो काफी ज्यादा बेहतर होता है। जो सुनकर आयरिस कहती कि मुझे लगता है उसका टेस्ट एक जैसा ही होता है चाहे कोई भी हो। उसकी इस बात पर फ्यूस चिल्लाते हुए बताता नहीं अरे सॉरी मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था लेकिन उसका टेस्ट काफी बेहतर होता है वाकई। तभी आयरिस ने कहा अच्छा तो ऐसा है पर मैं काफी खुश हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगी लेकिन पीछे से फ्यूस कह रहा था मुझे उससे प्यार है पर मुझे पता है ये थोड़ा कड़वा हो सकता है। अगले सीन में हम आयरिस को देखते हैं जहाँ पर आयरिस कह रही थी मुझे यकीन है अगर मैं क्वीन ऑफ लाइट की जगह ले लेती हूँ तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर उसको कुछ दिखाई दिया जिसको देखकर वो भागते हुए कहती इस सिचुएशन में मुझे बस ये करना होगा रून्स अपनी पावर मुझे उधार दो और दुष्ट अंधकार इन आसमानों में गायब हो जाए। इसी के साथ वो डार्क पावर वहीं पर खत्म हो गई। तभी वहाँ पर अरोरा समन होते हुए बताता व्हाइट प्रीस्ट ये लास्ट बेस्टियन है। उसकी इस आवाज को सुनकर आयरिस पहचानते हुए बोलती क्या आप, और वो आगे कुछ कह पाती तभी वो आवाज कहती उससे अकेलेपन का सामना करना होगा और तुम्हें उसके साथ फाइट करनी होगी। दूसरी तरफ आयरिस अपने मन मुताबिक बोलती मैं उसकी रक्षा करूंगी चाहे वो कितना भी अकेला क्यों ना हो। मैं ब्लैक और व्हाइट का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा करूंगी, यही मेरा रोल है भले ही मैं अकेली हूँ जो इसकी इच्छा रखती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर किंग ऑफ ब्लैक की तरफ आ जाता है जहाँ पर वल्सन कह रहा था लगता है तुम पूरी तरीके से तैयार हो। जो सुनकर अकीरा कहता क्या तुम नहीं आ रहे वल्सन, जिस पर वल्सन बताता मैं लॉर्ड के पास जा रहा हूँ पर तुम स्किल्स फैमिली की रिकमेंडेशन के समारोह में पार्टिसिपेट करोगे। प्लीज अपने आप पर विश्वास रखना, मैं तुम्हारी एबिलिटी की गारंटी देता हूँ। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में निजुको सबको बता रही थी हम आज यहाँ किंग के सक्सेसर की रैंक को निर्धारित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तुम्हारा पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। मैं इस कंपटीशन में जीतने वाले को सक्सेसर रिवॉर्ड दूंगी और वो है ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ ब्लैक। जो देखकर यूनो बोलता जिसे भी वो बड़ी स्वॉर्ड मिलेगी वो बनेगा अगला किंग। तभी उनमें से कोई सवाल करता पर हमें रैंक कैसे मिलेगी, जिस बात पर निजुको बताती तुमको उसके लिए मॉन्स्टर का सामना करना होगा और जो लास्ट में 2 कैंडिडेट बचेंगे फिर उन दोनों के दरमियान फाइट होगी। पर तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मदद करने के लिए एकदम तैयार होंगे ताकि कोई ज्यादा घायल ना हो सके। अगर तुमको लगता है कि तुम खतरे में हो तो बेझिझक यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ ये बैटल शुरू होती है। तभी हम उन मॉन्स्टर को देखते हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी पर यूनो तुरंत उन पर हमला करने के लिए चला गया। साथ ही साथ वो उनमें से एक मॉन्स्टर को मार भी देता है लेकिन सारे लोग फाइट में चले गए थे बस अकीरा को छोड़कर और वो खामोश होकर अपने बुरे पलों को याद कर रहा था। यही सब याद करते हुए उसने एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। साथ ही साथ काफी कैंडिडेट भी वहाँ के मॉन्स्टर को एक एक करके मारे जा रहे थे जो सब दूर खड़ी निजुको सामा भी देख रही थी। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर एक कैंडिडेट की
तरफ बढ़ रहा था, पर वो उस पर अटैक भी करती है लेकिन उस पर उसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसी वक्त अकीरा आते के साथ उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है, जो देखकर वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एक असासिन बोलता है ये बिग आइडिया था। जिस पर अकीरा बताता मैंने किसी की मदद की, बस इतना ही। ये बात को सुनकर यूनो कहता कि वैसे क्या तुम मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ लैंडबिश कहता है तुमने इसे क्यों बचाया मुझे बताओ। उसी बीच वहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर भी आ चुका। दूसरी तरफ यूनो काफी खुश होते हुए कहने लगा था मुझे आश्चर्य है कि इसमें से कितने लोग जिंदा बचेंगे। इसी के साथ उस मॉन्स्टर ने अपना एक अटैक चल दिया और उसका वो मामूली अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो धीरे धीरे वहाँ के कैंडिडेट की बैंड बजाते ही जा रहा था। उसकी ऐसी पावर को देखकर यूनो का कहना है मुझे लगता है कि मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। जो कहने के बाद उन सब ने मिलकर एक साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया लेकिन उनका हर एक बार नाकाम होता जा रहा था। तभी वो मैजिशियन उस पर हमला करने ही जा रही थी पर अकीरा उसको रोकते हुए खुद उस पर अटैक करने के लिए चला गया क्योंकि उसने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया। फिर वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके एक ही बार से खत्म हो गया। जिसे देखकर यूनो अकीरा से कहता मुझे स्किड्स फैमिली की पसंद से कोई उम्मीदें नहीं है पर अब हम ही बचे हैं। दूसरी तरफ असासिन पीछे से अकीरा को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन यूनो ने उससे पहले अपनी स्वॉर्ड को उसके पैरों में घुसा दिया। दूसरी तरफ निजुको सामा कहने लगी बस अब ये काफी है। नेक्स्ट सीन में यूनो अकीरा से कह रहा था मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुमने किसी अजनबी की मदद क्यों की। जिस पर अकीरा का कहना है उस मामले में मैंने किसी की मदद की क्योंकि वो मारे जाने वाली थी। क्या यह कारण काफी नहीं है। वो बात को सुनकर यूनो ने कहा नहीं यह नहीं है। अगर तुम किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहते हो तो तुमको लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर अकीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका। उसको इतना गुस्सा होता देखकर यूनो बताता कि दूसरे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे इसलिए तुमको पावर की जरूरत है। अगर ये तुम्हें किंग बनने में मदद करेगा तो तुमको बाकी लोगों को मारने देना चाहिए। ये सुनकर अकीरा बोलता यदि लोगों की हत्या और मारना ही किंग बनने का एकमात्र रास्ता है तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। इसके बाद वो समय भी आ गया जहाँ पर उन दोनों की फाइट होनी थी। फाइट के शुरू होते ही यूनो ने उस पर हमला कर दिया जिसको अकीरा अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है और हम देख पाते हैं कि फाइट में अकीरा काफी ज्यादा शांत है। वहीं दूसरी तरफ यूनो अपने इमोशन फीलिंग को बाहर निकाल रहा था ताकि वो उसका इस्तेमाल फाइट में कर सके पर यूनो के हर एक बार नाकाम हो रहे थे लेकिन अकीरा उसके हर एक बार को बड़े ध्यान से देख रहा था। उनकी इस फाइट को देखकर निजुको कहते कि इन दोनों की स्किल बराबर है लेकिन दूसरी तरफ यूनो कह रहा था क्या हुआ बस तुम इतना ही कर सकते हो। जो सुनकर अकीरा ने उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से ही छुड़ा दी। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर पॉइंट कर देता है। साथ ही यूनो कहता तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। जिस पर अकीरा बताता मैंने एक आइडल की झलक देखी है इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा और मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर लोग शांति से रह सकें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूनो अपनी स्वॉर्ड को लेने के साथ अकीरा पर अटैक कर देता है पर अकीरा ने यूनो को इस बार भी हरा दिया। इसी के साथ निजुको सामा अकीरा को अगला किंग ऑफ डार्कनेस घोषित कर देती है और रिवॉर्ड के तौर पर ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ ब्लैक अकीरा को हासिल हो चुकी। अगले सीन में अकीरा की मुलाकात वल्सन से हो जाती है जिसको देखकर यूनो कहता ये तो महान नाइट वल्सन है। तभी वल्सन उसको बताता तुमको ये खबर किंगडम ऑफ वाइट तक पहुंचानी है। जो सुनकर अकीरा काफी खुश भी था और मायूस भी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर फ्लाइंग शिप की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो लोग किंगडम ऑफ वाइट की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक वॉरियर बाकी वॉरियर से कहता गार्ड बदलने का समय है और कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार वो किंगडम ऑफ वाइट की तरफ आ गए। उसी वक्त निजुको अकीरा से कहते प्लीज अपना ध्यान रखना तुम शायद एक स्पेशल मैसेंजर के रूप में जा रहे हो लेकिन हमारा नेशन अभी भी बैटल में है। जिस पर यूनो बताता इसके बारे में बोलते हुए तुम एक ग्रेट स्पीकर लग रही हो और क्या तुम मैसेंजर का काम कर सकते हो किंग। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि मैं एक लेटर को डिलीवर कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद यूनो कहने लगा ये इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि निजुको ने कहा ब्लैक और व्हाइट के बीच में बैटल की सिचुएशन है। अगर हम बदकिस्मत रहे तो चीजें वापस नहीं जाएंगी और चीजें खराब होती हैं तो मैसेंजर सबसे पहले उस पर हमला करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निजुको सामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ यूनो ने कहा अरे मुझे गलत मत समझो मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बढ़िया तरीके से मैसेंजर की भूमिका निभाऊंगा और तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने का दिखावा कर सकते हो किंग। दूसरी तरफ हम आयरिस को देखते हैं जो उनको अपनी ओर आता देख रही थी और वो लोग किंगडम के एंट्रेंस पर पहुंच चुके जहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए फ्यूज भी आ जाता है पर उन दोनों के आमने सामने आ जाने से वहाँ पर फाइट की सिचुएशन बन चुकी थी। उसी समय यूनो अकीरा को रोकने के साथ फ्यूज को बताता मैसेंजर की सुरक्षा करना उसके बॉडीगार्ड का काम है, प्लीज उसके इस बिहेवियर की कमी के लिए माफ करें। जो सुनकर फ्यूज कहता क्या तुम मैसेंजर हो। जिस पर यूनो बताता मेरा मानना है कि तुमको हमारे आने की सूचना मिल चुकी थी बॉडीगार्ड वो उसको लेटर दे दो ये हमारे किंग का लेटर है। तभी फ्यूज अपने गार्ड को उसको रिसीव करने को कहता है
है। ये देखकर यूनो ने कहा, हमारा मतलब कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं, तो अपनी सोर्ड को नीचे कर लो। मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं नरम स्वभाव का मैसेंजर हूँ। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं है कि इस समय तुम्हारे पास मुझे वापस लौटाने का अधिकार है। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता है कि तुम अचानक भनक गए इसलिए मैंने तुमको काट डाला, मेरी इस बात पर कोई शक भी नहीं करेगा। जो सुनकर यूनो कहता, क्वीन ऑफ लाइट भी नहीं। जिस पर फ्यूज बताता, एक नाइट का कर्तव्य प्रिंसेस को सभी खतरों से बचाना है। तभी यूनो ने कहा, प्लीज इतना गुस्सा ना हो, मुझे खुद से बात करने का शौक है। साथ ही साथ वार का क्या मतलब है, हमें इसे रोकना ही चाहिए, पर हमारे लीडर का दिमाग खराब हो चुका है और फिर भी उनकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। साथ ही हमारे पास जमीन पर प्रोजेनिटर रूल्स नहीं है, परंतु किंग स्वयं हमारे बराबर हैं। ज्यादातर लोगों को शायद परवाह नहीं है, पर हमारा रूलर मनमर्जी से उनकी किस्मत का फैसला करता है। शायद चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन तुम्हारा पॉइंट क्या है? पर हमें जान लो, हम सिविलियंस ऑफिसर से काफी अलग हैं, इसलिए हमें वार में कोई रुचि नहीं है। ये बात को सुनकर फ्यूज पिछले पलों को याद करते हुए कहता, हो सकता है कि तुमको यहाँ इस बारे में शिकायत करने के बजाय घर वापस जाकर ये करना चाहिए। तुम्हारे नेशन के साथ यही गलत है। जो सुनकर यूनो कहता, मैं इस पर एग्री करता हूँ। उसी समय फ्यूज को आयरिस की बात याद आती है। उसको याद करने के दौरान फ्यूज मजबूर होकर आगे बकवास ना करते हुए उनको किंगडम के अंदर ले जाने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो फ्लैगशिप वापस जा रही है, पर उसमें सिर्फ निजुको और उसके गार्ड हैं। दूसरी तरफ फ्यूज उनको पैलेस की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में अकीरा वहाँ के लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यूनो कहता, अगर आज निगोशिएशन स्मूथ रूप से चलती है, लेकिन मुझे यकीन है उसकी डिटेल को समझने में कुछ दिन लगेंगे। और यहाँ पर अशांति मचा रखी है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। वैसे क्या नाइट कमांडर को अपने निर्णय पर स्पेशल मैसेंजर से मिलने की परमिशन मिली है? जिस पर फ्यूज बताता, मुझे तो बस परमिशन लेनी है। नेक्स्ट सीन में फ्यूज कह रहा था, मैं किंगडम ऑफ ब्लैक से मैसेंजर लाया हूँ। जिसके बाद वो गेट खुल गया और वो अंदर जाकर फ्यूज उन दोनों से कहा, यहीं पर इंतजार करो। इसी के साथ वहाँ पर आयरिस की शानदार एंट्री होती है, जो देखकर अकीरा तो उसे देखता ही रह गया और उसको देखकर लग रहा था कि अकीरा का फर्स्ट साइड लव हो चुका है। उसी बीच वहाँ पर एक रोमांटिक लम्हा भी क्रिएट हो चुका। दूसरी तरफ यूनो कह रहा था, मैं किंगडम ऑफ ब्लैक से आया हूँ, मेरा नाम यूनो है और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना। जिस पर आयरिस कहती, मैंने तुम्हारे लॉर्ड का मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन इस समय ब्लैक और व्हाइट किंगडम के बीच संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए मौजूदा स्थिति में आसानी से किसी को भी विनाश का कारण बना देती है। फिर भी तुम अलायंस का प्रपोजल रखते हो। तभी यूनो ने कहा, हालांकि ये हमेशा सच नहीं है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है और यूनाइटेड फ्रंट के लिए हमेशा आधार मौजूद होता है। ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि ठीक है, वह हमारी जमीन पर अचानक समन हो जाता है और बिना किसी कारण के नुकसान पहुंचाता है। जिसके जवाब पर यूनो का कहना है, हमारा भी वही हाल है। वो बात को सुनकर आयरिस उसको बताने लगी, अच्छा तो ऐसा है, हालांकि एक बार बाम की हार हुई, लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस का गुस्सा केवल हम पर ही होगा। ऐसी बातों को सुनकर अकीरा का कहना है, केवल करंट किंग के अंडर में ही ऐसा होगा। जो सुनकर यूनो कहता, लॉर्ड फ्यूचर में थ्रोन छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वह पहले ही काफी सालों तक शासन कर चुके हैं और हम ब्लैक किंगडम और व्हाइट किंगडम के साथ स्थायी संतुलन की कामना करते हैं। ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि मैं तुम्हें अपना जवाब किसी और दिन दूंगी। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्यूज उन दोनों को कहीं पर लेके जा रहा था। तभी फ्यूज रुकते हुए उन दोनों को बताता, तुम दोनों यहाँ पर आराम कर सकते हो क्योंकि तुम टेक्निकली गेस्ट हो। जो सुनने के बाद यूनो का कहना है, क्या कहा तुमने, टेक्निकली गेस्ट? दूसरी तरफ फ्यूज कहने लगा, क्या तुमको एनिमी मैसेंजर के वार्म वेलकम की आशा थी? जिस पर अकीरा सवाल करता है, प्रिंसेस आयरिस किस प्रकार की पर्सन है? जो सुनकर फ्यूज बताता, अपनी जबान पर ध्यान दो, तुम जैसे लोग उनका नाम इतनी लापरवाही से नहीं बोल सकते। वैसे क्या तुम फ्रेंडली जवाब पाने के लिए फेवर करना चाहते हो, पर ये कभी नहीं होगा। जिस पर अकीरा कहता, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तभी यूनो ने कहा, नाइट कमांडर प्लीज हमारी बार बार गुस्ताखी के लिए क्षमा करें और बाम को खत्म करना किंगडम ऑफ ब्लैक के लिए भी जरूरी मामला है, प्लीज हमारी अर्जेंसी की भावनाओं पर सोचें। जिस पर फ्यूज का कहना है, तुम जो भी फील करते हो यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। जो सुनने के बाद अकीरा कहने लगा था, जैसा तुम कहते हो, पर बाम हम में से सबसे अभिमानी था। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रिंसेस तय करेगी। अगले सीन में यूनो कह रहा था, अगर तुमको परेशानी ना हो तो मुझे ही यह तुमसे पूछना चाहिए, तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे? जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तुम अपनी सोर्ड को पकड़ लेते हो और यहाँ तक कि प्रिंसेस को राय भी देते हो। इसके बाद उन बातों की सफाई मैं करूँ। खैर मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर वो एक कठोर दिमाग वाले झुंड हैं। जो सुनकर अकीरा कहता है, ये बात नहीं है। जिस पर यूनो बताता, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उन्हें यकीन है कि व्हाइट सही है और ब्लैक गलत। साथ ही साथ क्वीन ऑफ लाइट शायद वार को अपने पक्ष में करने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। तभी अकीरा ने कहा, नहीं मुझे लगता है कि वह अलग है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मीटिंग हॉल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आयरिस उन दोनों से कह रही थी अलायंस को
लेकर मैं तुमसे सवाल करूंगी। मेरा सवाल तुमसे है। जो सुनकर वहाँ के लोग काफी हैरान थे कि उनको उसके बॉडीगार्ड से क्या पूछना है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर यूनो ने कहा लेकिन वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, कोई मैसेंजर नहीं। दूसरी तरफ आयरिस ने कहा वो मेरा रीजन है, बताओ ब्लैक लोगों को क्या लगता है। जिस पर अकीरा बताता बाम जब भी सामने आता है वो कई जिंदगियों को खतरे में डाल देता है, लेकिन ये अलायंस कई जिंदगियों को बचा सकती है। फिर आयरिस का कहना है मैं समझती हूँ, चलो अब सब मिलकर बाम को मारें। जिसके बाद हम आयरिस को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी। दूसरी तरफ हम फ्यूज को देखते हैं जो काफी ज्यादा मायूस था। तभी सीमा वहाँ पर आते के साथ कहती आयरिस मेरी मैजिक पावर रिकवर हो चुकी है, रुको ऐसा लगता है कि आयरिस यहाँ पर नहीं है। तभी फ्यूज आयरिस का एक लेटर सीमा को दे देता है जिसमें लिखा था मैं आयरिस बाम को खत्म करने के लिए जा रही हूँ। फिर सीमा कहती है अच्छा तो प्रिंसेस उसे रोकने के लिए गई है और इसमें कहा गया है कि इस बीच मैसेंजर बंधक होंगे, अगर वो प्रिंसेस की अनुपस्थिति में हिंसक हो गए तो क्या होगा। जिस पर फ्यूज बताता इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, हालांकि वे इतने बुरे नहीं हैं। तभी सीमा ने कहा क्या ऐसा है, खैर जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेती तो मुझे पता कैसे चलेगा, प्लीज मेरे को उनसे बाद में मिलवा देना क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा आराम करूंगी। अगली सीन में हम बाम को देखते हैं जो किंगडम ऑफ ब्लैक की तरफ आ गया। साथ ही साथ वो कहता मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो। जिसे देखकर वर्सन बोलता वो आ चुका है। फिर वो अपने सैनिकों को बताता हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है उसे जान से मारने का, हम उसके विंग्स पर हमला करेंगे। निजुको क्रॉसबो ट्रूप्स मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए बताता बाम बिना किसी कारण के इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा, हम इसको बर्बादी मचाने की इजाजत नहीं दे सकते। उसे दिखाओ कि ब्लैक किंगडम की रक्षा करने वाले एलाइड ट्रूप्स क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वर्सन बाम के करीब जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर वो बाम से बोलता बाम मेरे लॉर्ड का ऑर्डर है कि मैं तुम्हें मार गिराऊं। ये कहते ही वर्सन अपनी सोर्ड के साथ बाम पर अटैक कर देता है, पर बाम उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता हड़बड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं इंप्रेस हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए इतने सारे खिलौने एक साथ लाए हो। जो कहते ही वो अपना एक हाथ एलाइड ट्रूप्स की तरफ चल देता है और धीरे धीरे करके काफी आसानी से बहुत सारे एलाइड ट्रूप्स मारे गए। तभी वर्सन ने कहा उसने उनको ऐसे कुचल दिया जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं। दूसरी तरफ बाम का कहना है माफ करना, लेकिन क्या मुझे अब अगला खिलौना मिल सकता है। इसी के साथ वहाँ पर और एलाइड ट्रूप्स ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। साथ ही साथ निजुको-सामा क्रॉसबो ट्रूप से बाम पर अटैक कर देती है, लेकिन वो एरो बाम से टकराकर टूट गई। जिसके बाद निजुको-सामा अपने थंडर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के साथ बाम पर हमला करना शुरू कर देती है, पर उसके अटैक को चीरते हुए वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा सीन देखकर निजुको-सामा घबराते हुए कहते ये नहीं हो सकता, यूनिट 2 यूनिट 3 तैयार हो जाओ और उस पर हमला करो। लेकिन बाम पर उसका भी असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर निजुको-सामा वहां से कूद गई जबकि बाम वहां के एरिया को धीरे धीरे बर्बाद करने लगा। उसी वक्त वर्सन एलाइड ट्रूप से बाम पर अटैक करवा देता है। इस बार एलाइड ट्रूप्स बाम को चारों तरफ से घेरते हुए उस पर हमला कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ ट्रूप्स वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर बाम तुरंत उन ट्रूप्स पर हमला कर देता है ताकि वो फॉर्मेशन को क्रिएट ना कर पाए, और वो लास्ट बचे ट्रूप्स को काफी बेरहमी से मार देता है। जिसका मौका पाकर वर्सन डार्क ट्रैप से बाम को कैद कर देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर काफी सारे मैजिशियन को देख पाते हैं और निजुको-सामा काफी बड़ा थंडर अटैक बाम पर करती है, लेकिन उस अटैक का असर बाम पर हो रहा था। साथ ही साथ वर्सन अपनी डार्क सोर्ड को समन करते हुए उस पर हमला कर देता है और इसमें कंबाइन करने के लिए उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया। फिर वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ, पर वो इस खतरनाक अटैक में भी सर्वाइव कर जाता है। ये देखकर वर्सन काफी गुस्से में अपनी डार्क पावर को एक्टिवेट करते हुए बाम पर हमला करने के लिए चला गया। वहाँ पर पहुंचने के साथ वर्सन उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन वो लास्ट अटैक करते समय बाम तुरंत उस पर अपने सोनिक वेव से हमला करता है, जिसकी वजह से निजुको और वर्सन हिल नहीं पा रहे थे। ये देखकर बाम अपना सबसे पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है और वो उन पर अटैक करने ही जा रहा था। उसी समय वहाँ पर डार्क एनर्जी उन दोनों को कहीं पर ले गई। तभी हम वहाँ पर लॉर्ड को देखते हैं, पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि लॉर्ड तो मर चुका है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि स्क्रिप्ट ने कहा था मैं किंग ऑफ डार्कनेस नहीं बन सका, इसका मतलब किंग ऑफ डार्कनेस कोई और है। फिर लॉर्ड कहता संसार का अहंकार तुम्हारे लिए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता जो बैलेंस को बिगाड़ता है। जिस पर बाम बताता अच्छा पर मुझे ड्रैगन या गॉड कहलवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पसंद नहीं है कि तुम मेरा नाम बताओ। ये बात को सुनकर लॉर्ड कहता अच्छी बात है, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था जो तुमको चोट पहुंचाए। ये कहते ही उन्होंने डार्क फोग को फैलाना शुरू कर दिया, जो देखकर बाम उस फोग पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद लॉर्ड बाम पर डार्क हैंड से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपना एक और अटैक बाम पर चल दिया। दूसरी तरफ हम निजुको और वर्सन को देखते हैं, तभी उनको लॉर्ड के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि बाम उन पर अपनी सोनिक वेव से हमला कर रहा था, जिसकी वजह से लॉर्ड धीरे धीरे कमजोर पड़
पड़ने लगे, पर लॉर्ड हार न मानते हुए बाम पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को बाम ने अपने तीनों एलिमेंट से खत्म कर दिया। साथ ही साथ वो लॉर्ड से कहा डार्कनेस को बैलेंस करने वाला छोर डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले किसी ने अपनी लाइट पावर से बाम को चैन से पकड़ लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि आयरिस थी, जो देखकर वो दोनों काफी हैरान थे कि बाम को मारने के लिए खुद क्वीन ऑफ लाइट आई है। दूसरी तरफ बाम धीरे धीरे लाइट चैन को तोड़ने लगा, पर प्रिंसेस रून्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए बाम को और भी ज्यादा जकड़ लेती है, जिसका मौका पाकर लॉर्ड ने बाम पर अटैक कर दिया। लेकिन बाम काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से मर नहीं सकता, इसलिए लॉर्ड उसको अर्थ में कैद कर रहे थे ताकि वो डीप स्लीप में चला जाए। तभी हम आयरिस को देखते हैं, जिसका मिशन पूरा हो चुका था, तो वो वहाँ से जाने लगी। अगले सीन में सीमा कह रही थी, तो तुम स्पेशल मैसेंजर और उसके बॉडीगार्ड हो, जो सुनकर यूनो कहता हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया लेडी सीमा, और तुम भी प्रिंसेस की तरह काफी खूबसूरत हो। तभी सीमा ने कहा मुझे तुम्हारी चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नाइट कमांडर ने बताया है ब्लैक किंगडम के लोग वार नहीं चाहते, जिस पर यूनो एग्री करता है। साथ ही साथ फ्यूज सीमा को बताता वो कह रहा था कि किंग की ऑर्डर की अवहेलना करने वाले लोग सभी मारे जाते हैं। उसी वक्त अकीरा बाहर की तरफ देखता है, जो देखने के साथ वो काफी तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी हम देखते हैं कि आयरिस की हालत ठीक नहीं है, और वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रही थी, और वो थक कर गिरने ही वाली थी। उसी समय अकीरा उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश करती है, पर अकीरा उसको बोलने के लिए मना कर देता है। फिर वो उसको उठाकर साइड में बैठाने के साथ कहता प्रिंसेस क्या आप ठीक हो, जिस पर आयरिस बताती मैंने हमारे अलायंस की शर्तें पूरी कर दी। ये कहते ही वहाँ पर वो लोग भी आ चुके, जो देखकर वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और सीमा उन दोनों को गेस्ट रूम में वापस जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम आयरिस को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि सीमा उसको हील करते हुए कहती इसने रून्स की पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ा, और तुम इस बैटल की जानकारी उन मैसेंजर को दे दो। नेक्स्ट सीन में फ्यूज कह रहा था प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाएगी, और अलायंस की शर्तें बिना किसी दिक्कत के पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम आयरिस को देखते हैं, जिसकी हालत सीरियस होती जा रही थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर किंगडम ऑफ ब्लैक की तरफ आ जाता है, जहाँ पर निजुको कह रही थी मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मुझे सीधे व्हाइट किंगडम की ओर जाना होगा, मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन प्रिंस वहाँ पर है। फिर वो एक स्माइल के साथ वहाँ से चली गई। अगले सीन में यूनो कहता हमारी अलायंस की शर्तें को पूरी करने के लिए हमारा आभार शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस पर आयरिस बताती मैंने केवल बाम को खत्म करके अपनी शर्तें पूरी की है, पर ब्लैक किंगडम के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तभी यूनो ने कहा सामान्यतः ब्लैक किंगडम में दो स्पीसीज रहती है, ह्यूमन और मोस्टर्स। मोस्टर डार्कनेस पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, इसके लिए प्रिंसेस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस बात पर आयरिस का कहना है फिर भी मैंने सुना है कि सभी किंग ऑफ डार्कनेस की सेवा करते हैं, मैं प्रेयर करती हूँ कि वह प्योर स्पिरिट के रूप में रिबॉर्न ले। ये बात को सुनकर यूनो कहता कि आपके शब्द हमारी एबिलिटी से कहीं अधिक हैं, और ब्लैक सिटीजन के रूप में इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। एक बार जब हम अपने किंगडम में लौटेंगे तो मैं अपने लॉर्ड को आपके किंगडम पर हमला रोकने की सलाह देने की कोशिश करूंगा। देन आपको शुक्रिया, मैंने अपना संकल्प स्ट्रॉन्ग कर लिया है। साथ ही ये सच है कि हम सभी बैटल की इच्छा नहीं रखते, और इसलिए अगर इसमें दोनों किंगडम को मदद मिलेगी तो मैं इसे जरूर करूंगा। दूसरी तरफ हम निजुको की फ्लाइंग बोट को देखते हैं, जो किंगडम ऑफ व्हाइट पहुंच चुकी थी। फिर वो प्रिंसेस के सामने कहती मैं निजुको सामा हूँ, और मैं यहाँ पर आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास लॉर्ड का लेटर है, जिसको आयरिस पढ़ने के बाद बताती वह शांति की डिमांड को पूरा करते हैं। जब तक बाम द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। जो सुनकर फ्यूज कहता ऐसा लगता है कि तुमको कुछ समय के लिए संकल्प की जरूरत नहीं होगी। तभी हम अकीरा को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ आयरिस ने कहा इस बीच मैं तुमको व्हाइट किंगडम को अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। अगले सीन में आयरिस उनको अपना गार्डन दिखा रही थी, जहाँ पर हम थियो को भी देखते हैं, जो ब्लैक किंगडम के लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी निजुको उसको देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है। ये देखकर थियो ने कहा मुझे लगता है कि ब्लैक किंगडम का हर एक पर्सन बुरा नहीं होता, जिस पर फ्यूज बताता वैसे थियो तुम यहाँ क्या कर रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर थियो को याद आता है कि एक क्यूट से बीस्ट को चोट लगी थी। फिर वो पेड़ की एनर्जी को उस बीस्ट में डालने लगा ताकि वो हील हो जाए। वहाँ का ऐसा सीन देखकर फ्यूज बोलता थियो तुमने ये कब सीखा। ये बात को सुनकर थियो का कहना है मैंने सीमा को मुझे सिखाने के लिए बोला था। जो सुनने के बाद सीमा कहते कि तुम काफी टैलेंटेड हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। जिसके बाद वो बीस्ट हील हो चुका, जो देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी निजुको ने कहा उनका बिहेवियर तो काफी अच्छा है हमारे किंगडम के बीस्ट के मुकाबले, क्योंकि वह हर जगह तबाही मचाते रहते हैं। जो सुनकर अकीरा कहता वह तरह तरह की बदमाशी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिस पर निजुको बताती हालांकि मुझे लगता है कि वह प्यारे हैं। तभी आयरिस ने कहा मैं उनको देखना चाहूंगी, जिस बात पर अकीरा का कहना
है रुको, उनमें कुछ भी प्यारा नहीं है, उनकी शकल घटिया है और वे काले रंग के होते हैं। ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज हंसने के साथ कहने लगता, ये तुम्हारे बारे में नहीं कहा जा सकता मिस्टर मैसेंजर। जिस बात पर सीमा उनसे कहने लगी थी, तुम लोगों ने भी तो काले कपड़े पहने हैं। जो सुनकर यूनो कहता, हम कहाँ से आती है, ये नॉर्मल है, और अपनी ओर देखो, तुम सिर से पांव तक सफेद पहने हुए हो। तभी निजुको का कहना है, तुम्हारा फैशन शानदार है। जिस पर आइरिस बताती, तुम्हारा भी बहुत प्यारा है। इस बात पर निजुको कहने लगी, चलो फिर अपने कपड़ों को आजमा के देखते हैं। ये सुनकर सीमा ने कहा, ये मजेदार लगता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनो और फ्यूज को देखते हैं, जिन्होंने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। तभी आइरिस कहती कि अच्छा ऐसा है तो यह मेरे किंगडम के दोस्ती का प्रतीक है। उनको देखकर सीमा बोलती है, तुम पर काफी अच्छा लग रहा है फ्यूज। उसी वक्त यूनो अकीरा को एक बार ट्राई करने को कहता है, पर अकीरा इसके लिए मना कर देता है। जो देखकर निजुको सामा काफी उदास लग रही थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहती, तो फिर अब हमारी बारी है। दूसरी तरफ निजुको उन दोनों के कपड़े देखने के साथ कही, मुझे तुम में से किसी के साथ कपड़े बदलने चाहिए। फिर उसने प्रिंसेस के साथ कपड़े बदलने का फैसला किया। तभी सीमा बताती, हम काले रंग के किसी मैसेंजर के कपड़े प्रिंसेस को नहीं पहना सकते, लेकिन आइरिस तुम इसे पहन सकती हो। जो सुनकर निजुको सामा कहती, मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसी के साथ निजुको अपने कपड़े उतारने लगती है। जिसके बाद प्रिंसेस की बारी आ चुकी थी और कुछ देर बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसने निजुको के कपड़े पहने हैं, लेकिन प्रिंसेस पर वो कपड़े ज्यादा बड़े नहीं हैं। प्रिंसेस को देखकर निजुको कहने लगी, ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, अब तुम अपने कपड़े सबको क्यों नहीं दिखाती। ये बात को सुनकर प्रिंसेस शर्माते हुए कहती, ये कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद हम सीमा और निजुको को देखते हैं, जिन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। तभी आइरिस कहती, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या ये दोनों प्यारे नहीं लगते। पर अकीरा तो प्रिंसेस की तरफ ताड़ रहा था। उसी बीच यूनो ने कहा, हे अकीरा, तुमको कौन सी पसंद आ रही है। जिस पर अकीरा बताता, मुझे लगता है कि वह दोनों ही काफी अच्छे हैं। जिसके बाद हम उनको चेस खेलता देख पाते हैं, जहाँ पर फ्यूज कह रहा था, मैं अगली बार नहीं हारूंगा। ये देखकर यूनो कहता, मैं हैरान हूँ, तुम नाइट कमांडर सभी लोगों से हार गए, शायद तुमको ब्रेक ले लेना चाहिए। जिस पर फ्यूज बताता, नहीं एक और गेम। उसी समय अकीरा का पेट गुड़गुड़ करने लगा, जिसे सुनकर यूनो बोलता, क्या तुमको भूख लगी है। जिस बात पर सीमा कहने लगी, चलो फिर सब मिलकर डिनर करते हैं। ये बात को सुनकर यूनो कहता है कि ग्रेट आइडिया, मैं तो कब से खाने के बारे में ही सोच रहा था। तभी निजुको उससे कहने लगी, व्हाइट किंगडम में डिनर, अब मुझे जानना है कि यहाँ का खाना कैसा होता है। जो सुनने के बाद सीमा कहती कि कहने के लिए माफ कर, यह नॉर्मल पर ऑर्डिनरी खाना होगा। ये कहते ही सीमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। डिनर तैयार होने के बाद जब वो उस डिनर को देखते हैं तो उनकी भूख बढ़ चुकी। उसी बीच निजुको उसको कुछ देते हुए बताती, मैं ब्लैक किंगडम से एक स्पेशल चीज लाई हूँ, क्या तुम इनको भी ट्राई करना चाहोगी। दूसरी तरफ अकीरा तरह तरह का खाना ट्राई करता है, पर उसको वो मजा नहीं आ रहा था जो उसको चाहिए। जिसके बाद उन सबने खाने को टेस्ट किया, पर किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खाना सिंपल था। तभी निजुको अपने द्वारा लाई गई इनको भी सबको दे देती है। फिर वो सब इसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो सबको साल्टी लग रहा था। उसको टेस्ट करने के बाद सीमा कहती, तुम अपने किंगडम में अपने खाने को ज्यादा पकाते हो। लेकिन यूनो को वो खाना खाकर मजा आ गया, उसको लग रहा था कि मैं इसका टेस्ट भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी वक्त अकीरा उन दोनों को एक साथ मिला देता है। फिर वो उसको टेस्ट करा और वो काफी टेस्टी था। जिसके बाद वो सब इसको ट्राई करते हैं, पर वो उनको इतना पसंद आ जाता है कि खाने के साथ साथ निजुको की अनकोवी भी खत्म हो गई। पार्ट टू की स्टार्टिंग में थियो कह रहा था वो काफी अच्छा था। जो सुनकर फ्यूज बताता, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उनकी जोड़ी इतनी अच्छी है। जो सुनकर यूनो बताता, फिर भी जब हम यहाँ पर हैं, हम इसका स्वाद दोबारा नहीं ले पाएंगे। जिस बात पर निजुको कहने लगी, ये इसका आखिरी था। जो सुनने के बाद फ्यूज कहने लगा था, हाँ लेकिन उस एनकोवी सूप से भी कुछ बेहतर है, और प्रिंसेस द्वारा चुनी गई हरी सब्जियां बेहतर होती हैं। ये बात को सुनकर अकीरा सोच रहा था, मैंने पहले भी जंगली साग खाया है। फिर उनको बताता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे किंगडम की हरियाली लाइट में नहीं हुई है, और हमने जो भी खाया उसका टेस्ट उससे बेहतर होना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आइरिस ने कहा, चलो चले, अब हम जंगली सब्जियां ढूंढते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बड़े दरख्त के नीचे निजुको कह रही थी, क्या तुम यहाँ हमेशा आती हो। जिस पर एग्री करने के साथ आइरिस सामा का कहना है, हाँ, और वो इस एरिया में ज्यादातर उगते हैं। तभी फ्यूज ने कहा, ठीक है, चलो फिर इसे शुरू करते हैं। ये
बात को सुनकर यूनो कहता है कि अरे क्योंकि हम सब यहाँ पर है तो कंपटीशन कैसा रहेगा, सिर्फ सब्जियां तोड़ना मजेदार नहीं होगा। चलो जोड़ी में डिवाइड होते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सब्जियां तोड़ता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज सोच रहा था, जहाँ पर वो कहता इस हर्ब का नाम आयरिस है, इसका मतलब खुशी लेने वाला। इसी की तरह निजुको भी सोच रही थी, जहाँ पर वो अकीरा से कहती जरा इसको देखो किंग, और वो दोनों उठपटांग बातों को सोचकर बिना समय गवाए इसके लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीमा कह रही थी पर हम टीम को कैसे डिवाइड करेंगे, जो सुनकर यूनो कहता है कि तो तुमको नहीं लगता कि हमें अपने किंगडम के बीच रिलेशन बढ़ाने के लिए जोड़ी बनानी चाहिए। जिस पर आयरिस बताती उससे पहले हमें सब्जियों को चुनते समय तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अगर उनको ठीक से तोड़ा ना जाए तो उनमें पॉइजन भी हो सकता है, उनका सिलेक्शन भी ठीक से करना होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम एंजेलिका सूट्स को ले लो, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना, इन दरख्तों की नोकों पर स्प्राउट्स होते हैं तो उनको बड़ा ध्यान से तोड़ना होगा, लेकिन स्प्राउट्स काफी लंबे हो जाते हैं तो वो काफी कड़वे होते हैं, इसलिए इसको तोड़ते समय सावधानी बरतो। फिर वो उनको एक और हर्ब के बारे में बताती, तुम उन्हें जड़ से ऐसे मोड़ो, और वो निकल गया। साथ ही साथ वो उनको हर्ब के बारे में अच्छी तरीके से बताती, ये हर्ब फ्लावरिंग फार्म, बेकेन, फिडलडियस, चाइव्स, इसी तरह के यहाँ पर हर्ब उगते हैं। अगर तुम कुछ और देखते हो उसके बारे में तुम नहीं जानते कि उसे कैसे तोड़ना है और वो खाने योग्य है या नहीं, तो तुम्हें उसके बारे में मुझसे पूछना होगा। तभी इस मौके का फायदा उठाने के लिए यूनो सीमा को अपनी जोड़ी बनाने को कहता है। ये बात को सुनकर सीमा कहते कि तुम अचानक इतने फैमिलियर होने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब पर यूनो कहने लगा इससे हमारी दोस्ती और भी गहरी होने में मदद मिलेगी। वो बात को सुनकर सीमा बलस करते हुए उसको बताने लगी, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटिंग हूँ। इसी के साथ उनका कंपटीशन भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर थियो और अकीरा एक साथ काम कर रहे थे। तभी उनको एक हर्ब दिखाई दिया, लेकिन उनको मालूमात नहीं थी कि उसको खाया जाता है कि नहीं, इसलिए वो आयरिस से पूछते हैं, जिसको देखकर आयरिस बोलती है स्टिल्व है, इसको उबाल कर खाया जा सकता है, इसे पत्तों के ठीक नीचे से ऊपर खींचो, और ये टूट गया। जो देखकर उन दोनों को जलन हो रही थी, सबसे ज्यादा फ्यूज को हो रही थी क्योंकि उसने अपनी सोड को पकड़े हुए था। अगले सीन में हम उन सबको एक साथ देखते हैं, जहाँ पर आयरिस इतनी सारी हर्ब को देखकर कह रही थी, लगता है तुमको काफी कुछ मिला है, तुमको तो काफी सारे ब्रेकेन, फिडलडियस, प्लाटिन लिली और यहाँ तक कि तुमको स्टिल्व भी मिला है। उसको इतना खुश होता देखकर अकीरा भी काफी खुश हो जाता है, लेकिन निजुको का बांध टूट रहा था। फिर आयरिस यूनो की टीम की हर्ब को देखती है, जिसमें काफी सारी फूली हुई कलियां थी, उनमें से कुछ तो थोड़ा थोड़ा खिलने लगे थे। जिसके बाद फ्यूज की बारी आ गई, जिसके बकेट में कोसीबूर था, पर इन हर्ब में पॉइजन होता है, अगर वो लोग श्योर नहीं थे तो उनको इसके बारे में आयरिस से पूछना चाहिए था। तभी यूनो कह रहा था, खैर ऐसा लगता है कि हमको सबसे ज्यादा हर्ब मिला है। जो सुनकर अकीरा कहा, उससे पहले हमें गिन लेना चाहिए। उसको गिनने के बाद मालूम होता है कि अकीरा की टीम जीत गई, जिसकी वजह से यूनो निराश हो चुका था। दूसरी तरफ आयरिस ने कहा, अब हम सभी तुम्हारे द्वारा चुनी गई सब्जियां इस्तेमाल करेंगे, और उनको एंजॉय करता देखकर अकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो देखकर यूनो कहता, तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो, जिस पर फ्यूज बताता, प्रिंसेस हमारे लिए खाना बना रही है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस बात पर थियो कहने लगा, मुझे यकीन है हम सब जब एक साथ खाएंगे तो ये काफी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये बात को सुनकर सीमा उन लोगों से कहने लगी, तो फिर चीजों को तैयार करने में हमारी मदद करो। वैसे क्या तुम लोग कुछ सूखी लकड़ियाँ लाओगे और हम पानी निकालेंगे, जिस पर निजुको सामा भी एग्री कर गई। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस ने कहा, अगर तुम पानी की तलाश कर रहे हो तो मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, चलो साथ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अकीरा लकड़ियाँ बीनते हुए कह रहा था, ये गर्म है, ऐसा लगता है कि ये मरद शाखाएं अभी भी जीवित हो। दूसरी तरफ आयरिस सब्जियां धोते हुए बोलती, करवाहट को दूर करने के लिए इनको भिगोना होता है। जो सुनकर सीमा निजुको से कहती, हम अपने किंगडम में इसको इसी तरह तैयार करते हैं। जिस पर निजुको बताती, हमारे किंगडम में उन्हें रात भर भिगोना पड़ता है, जब जाकर वो खाने लायक होते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यूनो कह रहा था, अरे ये काफी अच्छा होना चाहिए। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि नहीं, ये अभी काफी नहीं है, हमें कम से कम इतना तो चाहिए, वरना आग तुरंत बुझ जाएगी। जबकि अकीरा को याद आता है, हमारे साथ थियो भी था, पर वो कहाँ चला गया। जो सुनने के बाद यूनो कहने लगा, जब तुमने इसकी बात कही है, पर मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। जिस पर फ्यूज बताने लगता है वो कहीं अकेला चला गया। जो कहने के बाद वो तीनों उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, पर उनको वो कहीं नहीं दिख रहा था। उसी वक्त अकीरा को आयरिस दिखाई देती है, जो देखकर वो थियो को उसके बारे में बताने ही जा रहा था, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो गिरता है, साथ ही आयरिस को भी अपने साथ ले जाता है। पर अकीरा बाहर आते के साथ आयरिस से कह रहा था, थियो मिल नहीं रहा। जिस बात पर आयरिस कहने लगी, अगर तुम थियो की तलाश कर रहे हो तो वो तो पहले ही वापस जा चुका है, क्योंकि उसने ढेर सारी लकड़ियां पहले
इकट्ठा कर ली थी, तभी उसकी मुलाकात नेजुको और सीमा से हो जाती है, इसलिए वो उनके साथ चला गया। लेकिन अकीरा आइरिस को ऐसा देखकर वो पीछे मुड़ते हुए तुरंत माफी मांगने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर आइरिस अपने आप पर गौर करती है कि वो भीग चुकी है और उसकी ड्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए वो ये देखकर काफी ज्यादा शर्म आ जाती है। पर वो बाहर निकलते हुए बताती, तुम्हारे अंदर थियो की चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन आइरिस उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ब्लश करते हुए कहती, चलो अब अपने आप को सुखा लो। अगले सीन में यूनो और फ्यूज को थियो, सीमा और निजुको के पास मिल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर आइरिस और अकीरा भी आ गए, पर फ्यूज उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा था। तभी निजुको उनकी मदद करते हुए बताती, अब हमें इसे शुरू करना चाहिए। इसी के साथ उन लोगों ने सब्जियां काटी, आग जलाई, साथ ही साथ अकीरा और आइरिस एक साथ खाना बना रहे थे। खाना बनाने के बाद वो सारे खाने को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन अकीरा की नजर बार बार आइरिस की तरफ जा रही थी, जो देखकर निजुको को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खाने पर अपना गुस्सा नहीं निकालती और वो लोग खाने को काफी मजे से खा रहे थे। गाइस, यहाँ से वॉइस थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया था, इसलिए मैंने एक नया माइक ऑर्डर करा है। और काफी लोग कह रहे होंगे कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे वीडियो को जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक प्लेस की तरफ आ जाता है जहाँ पर यूनो कह रहा था, प्रिंसेस के चालाक सर्वेंट जो बिना किसी कारण के वापस आने को ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन अकीरा की नजर सिर्फ प्रोजेनिटर रूम्स की तरफ थी। तभी फ्यूज ने कहा, तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो या अपने आप में बात कर रहे हो? जो सुनकर यूनो कहा, ओ नाइट कमांडर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? जिस पर फ्यूज बताता, मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि तुम नीचे काम कर पाओगे कि नहीं। साथ ही साथ फ्यूज ने यूनो के लिए चमकदार सोड का इंतजाम भी करवा दिया था और उन वॉरियर के हाथों में अकीरा की सोड भी थी। ये देखकर यूनो ना खुश होते हुए बोलता, तो पहले एक ट्राइब एग्रीमेंट, जिस पर फ्यूज ने कहा, लापरवाह मत बनो। तभी यूनो ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या ये काम करेगा? जिसके बाद उन दोनों ने अपनी अपनी सोड को अपने पास रख लिया। साथ ही साथ यूनो कहता है कि क्वीन ऑफ लाइट को आखिरी बार अलविदा कहना ही चाहिए। अगले सीन में हम निजुको की फ्लाइंग शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट वर्ल्ड की सब्जियां रखी जा रही थी, जबकि निजुको कह रही थी, मैं अब और भी ज्यादा अकेली हो जाऊंगी, लेकिन मैं किंग को उसके साथ अकेला नहीं देख सकती, या हो सकता है कि यह पूरी तरीके से काम कर गया हो। दूसरी तरफ वो लोग आखिरी बार अलविदा करने के लिए आ चुके थे, पर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वहाँ पर एक एल्डर ने यूनो को मैसेज पकड़ा दिया और उसके बारे में आइरिस बताती, हम व्यापार समझौता चाहते हैं, प्लीज इन मैसेज को अपने किंग तक पहुँचा देना। लेकिन मैंने एक बात क्लियर नहीं की है कि डार्क वर्ल्ड में 2 किंग नहीं हो सकते, पर अभी के लिए वहाँ का किंग ब्लैक सोल वाला है, जिसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है कि वो कौन है। लेकिन जो अगला किंग होगा वो है अकीरा, इसलिए मैं बार बार अकीरा को किंग कह रहा था, पर अब से मैं इसको प्रिंस बुलाऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसेस के जवाब पर यूनो कहता, जैसा आपकी इच्छा। जिस पर प्रिंसेस बताते, एक बार तुमने ही कहा था अगर हम दोनों बैलेंस बनाना चाहते हैं और हमारे किंगडम भी एक जैसे हैं, अगर हम एक नया समझौता कर सकते हैं तो मुझे यकीन है। जो सुनकर यूनो कहता, मुझे प्रिंसेस से अलविदा लेनी होगी और इसका यही अंत है। बेशक इस संसार का रूल है, पर यह सच है कि सभी जीवित प्राणी की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन केवल उन लोग द्वारा जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ हो। जिनके पास ये नहीं है उनके लिए परंपरा रूल है जो उनके सिर पर लहरा रहा है। यह है व्हाइट लोगों के लिए ठीक होना चाहिए प्रचुर मात्रा में सोल और प्रोजेनिटर रूल्स की बदौलत उन्हें भरपूर जीवन का वादा किया जा सकता है। लेकिन हम जो जमीन पर रेंगते हैं वो अलग है और यह तैरता हुआ आइलैंड हमारे ऊपर लटका हुआ है। हम हमेशा इनकी छाया में क्यों हैं? जिस पर आइरिस बताती, अर्थ और स्काई डार्कनेस और लाइट के बीच बैलेंस बनाने के लिए, और जब से दुनिया शुरू हुई है तब से चीजों का यही तरीका रहा है। तभी यूनो इविल स्माइल के साथ कहा, इसलिए हम दोनों एक जैसे नहीं हैं और चीजों का तरीका अच्छा है। स्ट्रॉन्ग के लिए कन्वीनियंट स्पेल, तुम्हारी सिंपैथी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही यूनो अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करते हुए आइरिस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त आइरिस को बचाने के लिए अकीरा यूनो को बीच से काट देता है, पर उसको मारते समय वो काफी ज्यादा निराश हो रहा था और उसकी ऐसी हालत को देखकर आइरिस भी उसकी फीलिंग को समझ रही थी। दूसरी तरफ यूस काफी गुस्से में अकीरा को बेरहमी से पकड़ते हुए कहने लगा, तुम जंगली, तुम लोग इंसान नहीं हो। साथ ही साथ वो उसको मारने भी लगता है। मारने के दौरान कहता, मैंने देखा है कि तुम्हारा किंगडम कैसे काम करता है। मैं कितना बड़ा निकम्मा था जो तुम दोनों पर भरोसा कर रहा था। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा दूंगा और जहाँ पर तुम कुत्तों की तरह रेंगते हो उसका तहस नहस जरूर होगा। और
और उसको इतनी बेरहमी से मार खाता देखकर आयरिस भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो उसको काफी धीरे से रुकने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग अकीरा को बांधते हुए काट कोठली की तरफ ले गए पर उससे पहले फ्यूज बोलता बाद में मैं तुमसे मिलूंगा, जिसके बाद सीमा और एल्डर आयरिस को वहाँ से ले जाने लगे। अगले सीन में निजुको लाइट किंगडम की सब्जियां पकड़ते हुए कहने लगी जब मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगी तो उनके लिए कुछ स्पेशल होगा। उसी वक्त एक गार्ड आते के साथ कहता ऐसा लगता है कि मैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निजुको कहती तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर चौथा गार्ड बताता मैं रीजन नहीं जानता। तभी निजुको ने कहा तो फिर उन दोनों का क्या हुआ। उसी वक्त वहाँ पर नाइट भी आ गए जो देखकर वो गार्ड बिना समय गवाए फ्लाइंग शिप को चालू कर देता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्यूज पछताते हुए कह रहा था हमारे किंगडम के बीच फ्रेंडशिप, अरे यार मैं पागल हूँ। उसकी ऐसी हालत को देखकर सीमा बताती यह ठीक है क्योंकि हम आयरिस को बचाने में कामयाब रहे। ये बात को सुनकर फ्यूज भड़कते हुए बोला ये ठीक कैसे है, पर वो माफी मांगते हुए कहता सीमा थियो मुझे अब और समझ में नहीं आ रहा, क्या अब बैलेंस का मतलब विरोध है और नाइट इंटरनेटी तक लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो क्या प्रिंसेस? जिस बात पर थियो कहने लगा ऑल इंटरनेटी तुमने अभी तक इनका एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो इसके बारे में चिंता क्यों करे, कौन इंटरनेटी तक जिंदा रहा है? कल मेरी पड़ोस के बच्चे से लड़ाई हो गई लेकिन वो लड़ाई हमेशा के लिए नहीं चलेगी। ये बात को सुनकर तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे लेकिन क्या बड़े लोग ऐसा नहीं करते? जिसके जवाब पर फ्यूज उसको बताने लगा लेकिन तुमको एक दिन इसके बारे में जरूर पता चलेगा। अगले सीन में आयरिस कह रही थी अर्थ पर ब्लैक स्काई में व्हाइट बैलेंस के साथ डीमन को एक दूसरे से क्यों लड़ना चाहिए? प्रोजेनिटर रूल्स इस संसार की रीत है कि डार्क और लाइट एक दूसरे से नफरत रखें। शायद मैं उस नफरत के आगे टिक नहीं पाऊंगी। उसी वक्त रूल्स कहते कि क्वीन ऑफ लाइट तुमको जल्दी फैसला करना होगा कि तुम किसकी रक्षा करना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा था मुझको इतना मारने के बाद इस काल कोठरी में फेंक दिया, लगता है मैं ऐसे की काबिल हूँ। पर उसी समय मैंने क्वीन ऑफ लाइट की रक्षा की। हम व्हाइट किंगडम के साथ फ्रेंडशिप मजबूत करने के लिए आए थे, शायद ये ऐसा होना ही था। लेकिन अगर यूनो को मेरी जानकारी के बिना क्वीन ऑफ लाइट को मारने का सीक्रेट ऑर्डर मिला होता, अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको सेलेक्ट करूं। और मैं उस समय क्या करना चाह रहा था जहां पर वो यूनो को मारने के साथ कहने लगा डार्क किंगडम और उसके लोग एक जैसे हैं क्योंकि हमारे पास किंग के ऑर्डर को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारे बारे में बुरा मत सोचो, पर ऐसा नहीं है, ये माफीनामा नहीं था और ये वो बात नहीं है जो मुझे क्वीन ऑफ लाइट को बताने की जरूरत है। उसके ये कहने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ पर हम एक बिल्ली को देखते हैं और वो उसके लिए गेट भी खोल देती है। इसी के साथ अकीरा उस बिल्ली के पीछे पीछे जाने लगा और वो देखता है कि वहाँ पर आसपास कोई भी गार्ड नहीं है। लेकिन जहाँ पर गार्ड थे वो उनसे बचते बचाते हुए छत से जाने लगा। लेकिन यह सफर उसके लिए काफी ज्यादा लंबा था, पर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसको जाना था। साथ ही साथ हम वहाँ पर अकीरा की वो दो सूट भी देख पाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो व्हाइट बिल्ली एक प्रोजेनिटर रूम्स में बदल जाती है जिसके अंदर आयरिस कैद थी, जो देखकर अकीरा उस क्रिस्टल को छू लेता है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और आयरिस गिरकर अकीरा की बाहों में समा गई। और वहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद आयरिस को होश आ जाता है। तभी वो अपने सामने अकीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो उसका हाथ भी पकड़ चुकी। इसी के साथ वहाँ पर काफी बढ़िया रोमांटिक माहौल क्रिएट हो जाता है। जबकि आयरिस कह रही थी जब हम इस तरह हाथ जोड़ते हैं लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और फिर भी लाइट ही सब कुछ नहीं है, इसलिए हम दोनों मिलकर एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर अकीरा गहरी सांस लेते हुए बताता मैं तुमको बचाऊंगा। ये कहते ही वो आयरिस को अपने गले लगा लेता है। फिर कहता मेरी भी यही इच्छा है, अगर इससे हमारे दोनों किंगडम के लोग खुश होंगे तो मैं तुमको सपोर्ट जरूर करूंगा, यहाँ तक कि हर जगह। और मैं चाहता हूँ कि तुम फॉलो करो वो रास्ता जिस पर तुम विश्वास करती हो। और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सक्सेसर हूँ किंग ऑफ डार्कनेस, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जो सुनकर आयरिस कहती कि हाँ मैं ऐसे फील कर सकती थी। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि मैं थ्रोन पर जरूर बैठूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया में शांति लाएंगे, मैं तुमसे इसका वादा करता हूँ। जो सुनने के बाद आयरिस ने कहा लाइट और डार्कनेस, स्काई अर्थ, चलो हम जहाँ हैं वहीं से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अकीरा काल कोठरी में नहीं था, ये जानकारी चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए वहाँ के सारे गार्ड उसी की तरफ बढ़ रहे थे। इसी के साथ अकीरा अपनी सोर्ड को लेने के साथ आयरिस से बोलता मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया और प्लीज समय आने तक इंतजार करो, तुम अकेली नहीं हो। दूसरी तरफ आयरिस कह रही थी लाइट और डार्कनेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, वह कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वह बैलेंस करते हैं और मैं रखूंगी, मेरा तुमसे वादा है। अगले सीन में हम
आइरिस को देखते हैं जो अकीरा द्वारा बिताए गए पलों को याद कर रही थी। और एक ऐसा पल आता है जब अकीरा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, लेकिन लास्ट में वो जाते हुए कहता, हम मिलकर इस दुनिया में शांति लाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर आइरिस पर दोबारा से हमला हो चुका और वो उन डीमन को अपनी मून सोर्स से ही मार रही थी, लेकिन वो संख्या में ज्यादा थे पर आइरिस भी अपनी हिम्मत को दिखाते हुए उन डीमन का खात्मा कर रही थी। इसकी वजह से आइरिस कमजोर भी पड़ जाती है पर वो कोशिश करते हुए अपने कैसल की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद एल्डर कह रहे थे, फ्यूज, मैंने सुना है कि शहर में अंधेरा छा गया है। जिस पर फ्यूज बताता, हाँ बस कुछ ही जगह पर डार्कनेस फैल गया है। तभी सीमा ने कहा, मैंने सुना है कि मैट्रिस में भी स्काउट्स दिखाई दिए। ये सब सुनकर एल्डर का कहना है, हाँ हम क्या करें प्रिंसेस, या इन हमलों का एक साथ सामना करें। जो सुनकर आइरिस कहती कि हर चौकी पर निगरानी बढ़ाओ और जैसे ही हमें पता चलेगा कि डार्कनेस हमला कर रही है मैं तुरंत बाहर निकल जाऊंगी, वरना इसकी वजह से और भी रेड्स हो सकती हैं। नाइट और मैजिशियन की आर्मी मेन कैसल पर खड़ी होगी, उन्हें किसी भी समय जवाबी हमले के लिए तैयार रखिए और मैं उन्हें फॉलो करूंगी। जिस बात पर सबने एग्री कर दिया था पर फ्यूज ने अभी तक नहीं किया था, पर वो कुछ देर सोचने के बाद कहता, प्रिंसेस मैं एक छोटे छुट्टे का अनुरोध करना चाहूंगा। नाइट के लाइट के रूप में क्वीन ऑफ लाइट की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन प्रिंसेस पिछली फाइट में काफी बुरी तरीके से थकी हुई दिखाई दे रही थी। जिस पर सीमा बताती, हम उसके लिए वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। तभी फ्यूज का कहना है, मैं प्रिंसेस के हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ, इसलिए मैं इसकी तलाश में निकलना चाहूंगा। जिस बात पर सीमा ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद नाइट को लीड कौन करेगा? ये बात को सुनकर फ्यूज कहता है कि प्रिंसेस व्हाइट किंगडम की हेल्थ और स्पिरिट है, मेरा मानना है कि उसका इलाज पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आइरिस कहने लगी, फ्यूज तुमको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आखिरकार ठीक हो जाऊंगी। दूसरी तरफ फ्यूज कुछ कह पाता उससे पहले ही सीमा उसको चुप करा देती है। जिसके बाद आइरिस उनको बताती, प्लीज डार्कनेस के जंग के आगाज की तैयारी के लिए नाइट्स को लीड करें और मैजिशियन को स्पेल की प्रैक्टिस पर फोर्स करने के लिए कहो। जिस बात पर सीमा और फ्यूज एग्री कर गए। दूसरी तरफ फ्यूज जाते हुए सीमा से कह रहा था, मैं प्रिंसेस की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। जो सुनकर सीमा कहती, मैं तुम्हारे जाने के खिलाफ हूँ, इस सिचुएशन में तुम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते। जिस पर फ्यूज बताता, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और मेरे चले जाने के बाद तुम्हें नाइट के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी सीमा का कहना है, लेकिन कमान को कौन संभालेगा? जिस पर फ्यूज ने कहा, तुम करोगी सीमा। ये बात को सुनकर सीमा कहती कि क्या ये मजाक है? क्या तुम मुझसे यह उम्मीद रखती हो कि मैं चारों ओर स्वॉर्ड चला सकती हूँ? ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज बोलता, तो क्या मुझे थियो से पूछना चाहिए? दूसरी तरफ सीमा फ्यूज से कहने लगी, प्रिंसेस इसकी कभी भी परमिशन नहीं देगी, इसके अलावा तुमने उसे ठीक करने का क्या प्लान बनाया है? और फ्यूज उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसीलिए सीमा नाराज होते हुए उसको बताती, प्लीज किसी भी जल्दबाजी वाले एक्शन से बचो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज सोच में पड़ गया। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अलांटिया कह रहा था, मैं देख सकता हूँ कि प्रिंसेस की हालत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर एग्री करने के साथ फ्यूज अलांटिया को बताता, मैंने सोचा है कि तुम शायद कोई रास्ता जानते होंगे। तभी अलांटिया ने कहा, मैं एक रास्ता जानता हूँ लेकिन वो खतरनाक हो सकता है। और जब मैंने देखा था प्रिंसेस बाम के साथ फाइट करने के कारण काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसेस ने फिर से अपनी पावर को हासिल कर लिया है और इससे प्रसारित करने वाली मैजिकल नर्व अभी तक ठीक नहीं हुई है। आमतौर पर हमारे पास इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, उन्हें नेचुरली रूप से ठीक करने के लिए प्योर सोल के फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्योर सोल की ब्लेसिंग ज्यादा है, पर रास्ता मुश्किल है और उन तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। जो सुनकर फ्यूज क्या था, यहाँ तक कि नाइट ऑफ लाइट के कमांडर फ्यूज के लिए भी, और अलांटिया एल्फ का लीडर। जिस पर अलांटिया बताता, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तभी फ्यूज ने कहा, फिर मैं चाहूंगा कि तुम मुझको रास्ता दिखाओ, और प्रिंसेस मुझको छुट्टी देने के लिए राजी हो चुकी है। जिस पर अलांटिया कहने लगा, ठीक है फिर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। दूसरी तरफ सीमा अपने मैजिशियन के साथ कुछ समन करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो कहती 7 पावर में से एक केज ऑफ अफेक्शन, और इसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा केज क्रिएट हो गया जो उनको चारों तरफ से घेर लेता है। पर इसका ज्यादा देर इस्तेमाल करने की वजह से सीमा काफी ज्यादा थक गई। पर वो अपने साथियों को बताते, तुम्हें अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए, और ये लिंक्ड इनकैंटेशन एक अकेले पर्सन से द्वारा बर्दाश्त की जा सकने वाली एबिलिटी से कहीं ज्यादा पावर रून्स के रूप में हासिल होती है, और जो इसका बैक
मिराकुलस असर होगा वो हम सबको होगा, इसलिए कोई भी कमी मत छोड़ना इस स्पेल को क्रिएट करने में। साथ ही साथ डार्कनेस ने फिर से अपना हमला शुरू कर दिया है। केवल वही है जो वापस लड़ सकते हैं, वह है क्वीन ऑफ लाइट के वॉरियर। अगर हमें व्हाइट किंगडम की रक्षा करनी है तो हमें एकजुट होना होगा। अब हम इसको एक बार और ट्राई करते हैं, जिस पर सब लोग एग्री कर गए थे। जिसके बाद वो लोग अपने स्पेल को रेडी करने ही जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक गार्ड उनको रोकने के साथ बताता कमांडर फ्यूज गायब हैं। जो सुनकर सीमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में सीमा आयरिस से कहने लगी वो क्या है ना फ्यूज। उसी वक्त आयरिस ने कहा मैंने सुन लिया। ये बात को सुनकर सीमा कहते कि वो जरूर इलाज ढूंढने गया होगा। अब हम क्या करें? हम यहाँ से किसी को भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते, बस हम प्रे कर सकते हैं कि फ्यूज सही सलामत वापस आ जाए। और मुझे इस बात पर अफसोस है जिस बात पर आयरिस का कहना है तुम्हारे पास माफी लायक कुछ भी नहीं है सीमा। अब तुम अपने टावर पर वापस जाओ और वहाँ पर अपने मैजिशियन को अच्छी तरीके से लीड करो। दूसरी तरफ हम फ्यूज और अलांटिया को देखते हैं, जहाँ पर अलांटिया कह रहा था इस केव में काफी कम लोग हैं जो यहाँ से वापस आ पाए हैं। क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? जो सुनकर फ्यूज कहता अब मैं यहाँ तक तो आ गया, पर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पर अलांटिया बताता तो ठीक है फिर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अकीरा सोच रहा था मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्वीन ऑफ लाइट से मिला था। इसके बाद मैं जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से स्काईशिप पर कूद गया और मैंने व्हाइट किंगडम को छोड़ दिया। साथ ही मुझे नहीं पता कि यूनो के साथ क्या हुआ और ये उससे जुड़ा है कि नहीं, लेकिन मुझे कैसल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। पर मुझे ज्यादा असुविधा फील नहीं होती। फिर भी क्वीन ऑफ लाइट आयरिस इतने छोटे कंधों पर अपना इतना सारा बोझ ढो रही है, लेकिन पूरी दुनिया उसको सपोर्ट ना करे, लेकिन मैं उसको सपोर्ट जरूर करूंगा। पर ये सही नहीं है कि उसको अकेले ही इतनी तकलीफ सहनी पड़े। पर अब तुमको बस मेरा इंतजार करना होगा, मैं एक दिन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इस सोच को लेकर अकीरा जमकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि उसको ज्यादा प्रैक्टिस करता देखकर वल्सन बताता बस ये काफी है। क्या तुम मैसेंजर बनकर अपने मिशन से लौटे थे नए संकल्प के साथ? जिस पर अकीरा कुछ देर सोचने के बाद बताता क्या चीजें जैसी हैं वैसी ठीक हैं। तभी वल्सन ने कहा अब आखिर तक हमारा व्हाइट किंगडम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, यह है किंग की इच्छा है। जिस बात पर अकीरा का कहना है ऐसा क्यों है जिसके पास सबसे गहरा डार्कनेस है वही किंग बनता है। ये बात को सुनकर वल्सन कहता है कि हमारे किंग के पास डार्कनेस की पावर का सोर्स है, उनकी इच्छा का पालन करना हमारी प्राचीन परंपरा है। जो सुनने के बाद अकीरा कहने लगा यही दुनिया का दस्तूर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वल्सन कहता है कि तुमको ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो डार्कनेस अपने आप में घिरा हुआ है, अच्छा बुरा सब कुछ, और डार्कनेस कभी नहीं घटना चाहिए। जब तक जगह है इसका विस्तार होता रहेगा, ये संसार के जन्म से ही यही सत्य है। जो सुनकर अकीरा कहता क्या कभी किसी ने इस पर सवाल उठाया? जिस तरह अब ब्लैक और व्हाइट, लाइट और डार्कनेस, पक्के तौर पर अब इसे कौन कह सकता है कि ये सही तरीका है? जिस पर वल्सन बताता किंग भी शायद यही सोच रहे हो। तभी अकीरा ने कहा मैं आश्चर्यचकित हूँ, शायद खत्म करना और जीतना यह तो और भी बुरा है। अगर डार्कनेस हर चीज को ढक ले तो यह पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, लेकिन शायद ये महज एक धोखा है। जिस बात पर वल्सन कहने लगा सबसे आगे सोचना, लीड करना, परिणाम दिखाना किंग की ड्यूटी है। अनुमान के आधार पर फ्यूचर जजमेंट देना मेरी जगह नहीं है, और मुझे पता है जब तुम्हारा देना है उस रास्ते के लिए मेरा इस्तेमाल करना जिस पर तुम विश्वास करते हो। ये कहते ही वो दोनों दोबारा से स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस शुरू करने ही जा रहे थे, तभी पीछे से निजुको आते के साथ कहने लगी प्रिंस और मुझे फ्रंट लाइन पर डीमन को खत्म करने का ऑर्डर दिया गया है। जो सुनकर अकीरा कहा क्या ये किंग का ऑर्डर है? जिस पर निजुको बताती हाँ किंग ने कहा कि वह नॉर्मल आर्मी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। अगले सीन में हम ब्लैक आर्मी का सीन देखते हैं जिनको वल्सन लीड कर रहा था, लेकिन वो उससे पहले किंग से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ पर पहुँचने के साथ वल्सन कहता है कि किंग आर्मी ऑर्डर में है। ये कहते ही वल्सन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद किंग कहता कि यदि लाइट और डार्कनेस छिपा हो, लेकिन एक बार फिर डार्कनेस के साथ समान रूप से मुलाकात हो तो ये आसानी से बुझ जाएगा। नेक्स्ट सीन में निजुको कह रही थी मैंने सुना है कि वो यहीं पर दिखाई दिए थे। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि ये जगह तो भूल भुलैया है। जिस पर निजुको बताती हमें ध्यान रखना होगा कि हम खो ना जाएं। इसके बाद वहाँ पर मोस्टर भी आ जाते हैं। इसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अकीरा और निजुको उन मोस्टर को एक एक करके मार रहे थे, और उनका खात्मा करने के बाद निजुको कहते कि वो तो काफी ज्यादा आसान था, लगता है वो मोस्टर ही गलत थे। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद उनको फ्लाइंग शिप दिखाई दी, जो देखकर निजुको का कहना है तो डार्कनेस का किंग व्हाइट किंगडम के साथ शांति समझौता नहीं करेगा। उसके ये कहने की देरी थी, तभी वहाँ पर काफी सारे फ्लाइंग मोस्टर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो दोनों उन मोस्टर का सामना करने लगे। और वो इतने सारे थे कि उन लोगों को इनका सामना करने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगी। साथ ही साथ निजुको जहाँ पर खड़ी थी वहाँ की चट्टान टूट गई, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर जाती है। जो देखकर अकीरा उसको बचाने के लिए खाई में कूद जाता है और समय पर पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड की सहायता से निजुको को बचाने में कामयाब रहा, जबकि
वो लोग नीचे पहुंचने के बाद निजुको तुरंत साइड में खड़ी हो जाती है। साथ ही निजुको उसका शुक्रिया अदा भी कर रही थी, जिस पर अकीरा बताता यह कुछ भी नहीं था, उससे भी जरूरी हमें वापस लौटना होगा। तभी वहाँ पर उनको तबाही का शोर सुनाई देता है और वो और कोई नहीं बल्कि जायंट डीमन है जो वहाँ की बाकी बचे डीमन का खात्मा कर रहा होता है। जो देखकर अकीरा निजुको उसके साथ फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो उनकी तरफ काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देखकर निजुको अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देती है, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अकीरा अपनी सोर्ड के साथ उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर आइरिस की तरफ आ गया, जहाँ पर वो फाइट करने के लिए एकदम तैयार थी। दूसरी तरफ डार्कनेस आर्मी उनके किंगडम पर हमला करने के लिए आ चुकी, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए आइरिस उनके बीच में खड़ी थी और इसका पता वहाँ के किंगडम के नाइट को भी हो चुका था। तभी हम फ्यूज और अलांटिया को देखते हैं जिनका सफर भी चालू हो गया था। पार्ट 3 की शुरुआत में आइरिस सामा कुछ कह रही थी। कभी कभी मैं उलझन में पड़ सकती हूँ, मैं केवल व्हाइट किंगडम के लिए ही जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मैं क्वीन ऑफ लाइट बनी तो मुझे बैलेंस और भार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। अगर यह नाकाम हो गया तो इस संसार का संपूर्ण अस्तित्व लड़खड़ा जाएगा। यह एक एब्सोल्यूट लो है। मुझे भी कभी कभी यह अजीब लगता है। मैं अपने लोगों को डार्कनेस से लड़ने का ऑर्डर देती हूँ, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका अस्तित्व बना रहे। या हिस्टोरिकल रूप से यह हमेशा ऐसा ही रहा है। व्हाइट और डार्कनेस के माध्यम से लाइट और डार्कनेस के बीच बैलेंस बनाए रखें। मैं विश्वास नहीं करना चाहती कि यही मामला है, पर मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती। सब कुछ मैं अपने दम पर कर सकती हूँ, यहाँ तक कि प्रेजेंट को बनाए रखना है। अगले सीन में हम काफी सारे नाइट को कैसल के बाहर तैनात देखते हैं। साथ ही साथ सीमा कुछ नाइट के साथ बैटल के लिए जा रही थी। तभी सीमा ने कहा, लाइन अप पूरा हो गया है, लेकिन क्या ये काफी होगा? जल्दी ही वापस आ जाओ भाई। दूसरी तरफ हम अलांटिया और फ्यूज को देखते हैं जो केव के अंदर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, पर बीच में एक चट्टान उनका रास्ता वहीं रोक देती है। लेकिन अलांटिया कहता, 1 मिनट रुको, लगता है इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वैसे क्या मुझे तुमको यह दिखाने की जरूरत है कि रस्सी का उपयोग कैसे किया जाता है? जिसके साथ ही अलांटिया ने एक क्रॉसबो उस चट्टान में दे मारी। फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, पर वो बीच में रुक जाता है, लेकिन वो हिलते डुलते हुए दूसरी साइड पहुंच गया। और बिल्कुल सेम फ्यूज ने किया, पर वो दूसरी तरफ पहुंचते समय वहाँ की चट्टान टूट गई। फिर वो गिरने ही वाला था, पर अलांटिया उसको वक्त पर बचा लेता है। इसी के साथ फ्यूज कहता, इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगे, पर अलांटिया का कहना है, या इस बार यह सीधी रही है, पर मैं पूरे रास्ते इसे नहीं देख सकता। कौन कह सकता है कि यह हमें कहाँ ले जाएगा? चलो सावधानी से आगे बढ़े। अगले सीन में हम बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीमन और इंसान के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी, लेकिन उन डीमन की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए एक वॉरियर मैदान में आते के साथ उन पर अटैक करने ही जा रहा था। लेकिन वो उन मोस्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, पर वक्त पर सीमा उन डीमन का खात्मा कर देती है। साथ ही वो कहती, ऐसा लगता है कि समय आ गया है और तुम लोग भूमि और लोगों की रक्षा करो, साथ ही हम इस जगह की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों केव में मंडराते मंडराते काफी ज्यादा थक जाते हैं, यहाँ तक कि फ्यूज कहने लगा, लेकिन यह केव इतनी गहरी है, पर हमारे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है। तभी अलांटिया एक सीक्रेट गैजेट की वजह से एक रास्ता खोज लेता है, जिसके बाद उसने अपना हाथ उस केव के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो फ्यूज को बताता, हम हमेशा के लिए चल सकते हैं। ये कहते ही वो दोनों उस सीक्रेट जगह में एंटर कर गए। फिर बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग हड़बड़ी में भाग रहे थे, लेकिन एक लड़की के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने 3 खतरनाक डीमन खड़े थे। पर एक नाइट उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वो उस लड़की से कहता, तुम यहाँ से जल्दी भागो, तब तक के लिए मैं इनको संभालता हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग जाती है और वो नाइट उन तीनों का अकेले ही सामना करने लगा। दूसरी तरफ सीमा की एक वॉरियर उसको बताने लगी, सीमा सामा, सिटी में मोस्टर ने हमला कर दिया है। फिर हम सिटी की तरफ आते हैं, जहाँ पर नाइट उन मोस्टर को सिटी में और अंदर घुसने से रोक रहे थे। ये सब देखकर सीमा परेशान होते हुए बोलती, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगले सीन में फ्यूज कह रहा था, अमेजिंग, क्या तुम रून्स की पावर का इस्तेमाल किए बिना यह काम भी कर सकते हो? जो सुनकर अलांटिया कहता, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले इसको संग्रहित किया है। जिस पर फ्यूज बताता, मैं समझता हूँ, मुझे पता होना चाहिए था, केवल तुम
ही इस मेंटेनेंस के मैग्नीट्यूड का उपयोग करने के कैपेबल हो। जिसके बाद उसने वो बोतलें वहाँ की चट्टाने में दे मारी, जिसकी वजह से वहाँ की चट्टानें डिस्ट्रॉय हो रही थी। डिस्ट्रॉय होने के बाद उनके सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई, पर फ्यूज काफी गुस्से में उस पर हमला कर देता है। जब उसकी सोर्ड क्रिस्टल से टकरा रही थी तभी वहाँ के क्रिस्टल का रंग बदल गया, जो देखकर अलांटिया फ्यूज से कहा, लगता है मुझे कोई तरकीब मालूम पड़ती है, अब मुझे कोशिश करने दो। जिसके बाद उसने वाटर एलिमेंट से उस क्रिस्टल पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल का रंग नीला हो जाता है। ऐसा करते करते उसने फायर और थंडर से उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 रंग क्रिएट हो चुके। फिर वहाँ पर एक गेट खुलने लगा। तभी फ्यूज ने कहा, मिस्टर अलांटिया, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आए हो? ये बात को सुनकर अलांटिया कहने लगा, नहीं, मुझे बस एक इंट्यून्स था। जिसके बाद वो दोनों अपनी बात खत्म करने के बाद उस गेट में एंटर कर गए, जिसको देखकर फ्यूज बताता, क्या ये स्पार्कलिंग ड्रॉप है? मैं उसको अभी लेके आता हूँ। उसको वहाँ से जाता देखकर अलांटिया कहता, रुको, स्पिरिट काफी पावरफुल है, कोई नॉर्मल चीज इसे कभी भी समाहित नहीं कर पाएगी। तभी वो एक पत्थर उसी नदी में फेंकता है, पर वो पत्थर अपने आप ऊपर आते हुए ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद अलांटिया बताता, हमें पीछे हटने और सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस पर एग्री करने के साथ फ्यूज उसमें एंटर कर गया ताकि वो उस ड्रॉप को हासिल कर सके, जिसकी वजह से फ्यूज का कवच पिघल रहा था, पर वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। साथ ही वो कह रहा था, हमारे पास समय नहीं है, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तब भी डार्कनेस अपना पंजा बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त आयरिस मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उसके बिना किंगडम। इसी के साथ उसने स्पार्कलिंग ड्रॉप हासिल कर ली। फिर वो उसको लेकर उस नरक से बाहर की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में सीमा उन डीमन से भाग रही थी, साथ ही साथ वो कह रही थी, नाइट को पैलेस में ले चलो, और वो खुद रुकते हुए अपनी एक स्पेल के साथ उस पर हमला कर देती है। पर ये काम सीमा का नहीं बल्कि आयरिस का था, लेकिन इसकी वजह से आयरिस सामा काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए सीमा से कहती, ग्रुप स्पेल। उसकी ये बात को सुनकर वो इस पर एग्री करने के साथ एक स्पेल कास्ट करते हुए कहने लगे, खुद को प्रकट करो 7 पावर में से एक, अफेक्शन का बैरियर। इसी के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा बैरियर क्रिएट होने लगा, जो इंसानों को अपने अंदर और डीमन को बाहर की तरफ ढकेल रहा था। धीरे धीरे वो बैरियर पूरे किंगडम में फैल गया। ये देखकर आयरिस सीमा से कह रही थी, लेकिन बैरियर उन्हें ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाएगा, हमें पैलेस में वापस जाना होगा। ये कहते ही आयरिस बेहोश हो जाती है। साथ ही साथ फ्यूज और अलांटिया उस केव से बाहर की तरफ आ गए, पर वो देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है। तभी अलांटिया ने कहा, लगता है डार्कनेस ने हमला कर दिया और यह अफेक्शन का बैरियर है। फिर हम आयरिस को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अगले सीन में हम डार्क किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर निजुको एक चट्टान के गिरने की वजह से नीचे जाने लगी, पर अकीरा उसको देखकर वहाँ से बिना समय गवाए छलांग लगा देता है। साथ ही वो काफी तेजी से जाते हुए निजुको को पकड़ लेता है, और बाकी का सफर अकीरा ने अपनी सोर्ड से तय करा ताकि वो जल्द से जल्द नीचे जा सके। नीचे पहुँचने के साथ निजुको तुरंत साइड में खड़ी हो जाती है, पर उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ एक डीमन उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। यहाँ तक कि वो डीमन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन निजुको उस पर अपनी क्रॉसबो से अटैक कर देती है, पर उस जायंट डीमन पर उसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो लगातार चलते हुए उनके करीब ही पहुंचता जा रहा था, जो देखकर अकीरा काफी तेजी से उस पर हमला करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ निजुको अपने वार को नाकाम होता देखकर एक नया अटैक रेडी करने लगती है। साथ ही साथ वो डीमन अब सीरियस हो चुका, यहाँ तक कि वो दोनों आपस में टकरा चुके, पर वो डीमन काफी पावरफुल होने की वजह से वो अपनी दोनों सोर्ड को उस पर फेंक देता है, जिसको अकीरा ने अपनी सोर्ड से साइड कर दिया। लेकिन उस जायंट की डबल सोर्ड फिर से अकीरा की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखकर निजुको अपनी थंडर पावर के साथ उस सोर्ड का खेल वहीं खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अकीरा अपनी सोर्ड के साथ उस जायंट डीमन पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो जायंट वहीं मारा गया। फिर अकीरा निजुको से कहा, मैं लगभग मरने ही वाला था, पर तुम्हारा मदद के लिए शुक्रिया निजुको। जो सुनकर निजुको
निजुको कहती, तो प्रिंस हम अब घर चलें? पर निजुको अकीरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस पर अकीरा बताता, क्या तुमको लगता है फिर कभी हम किंगडम ऑफ फाइट जा पाएंगे? तभी निजुको ने कहा, शायद मैं नहीं जानती कि डार्क किंग का आइडिया क्या है, पर जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर फिर कभी जा पाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा खामोश होते हुए वहाँ से जाने लगा। अगले सीन में निजुको का कहना है, इस डिनर का आनंद लो क्योंकि डार्कनेस के फ्यूचर के किंग के रूप में तुमको अच्छे से न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि किंग ऑफ डार्कनेस, क्या मैं सचमुच कर सकता हूँ? इसके बाद वो वर्सन की बातों को याद करता है जहाँ पर वो कह रहा था, डार्कनेस में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक है। अच्छा बुरा सब कुछ, डार्कनेस कभी नहीं सॉर्ट आउट होना चाहिए, जब तक जगह है उसका विस्तार होता रहेगा। यह इस संसार के इसके जन्म से ही निश्चितता रही है। तभी अकीरा ने अपने मन में कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, साथ ही मैं इसे समझना भी नहीं चाहता। ये सब याद करने के बाद वो कहता, क्वीन ऑफ लाइट से किया गया वादा ज्यादा जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निजुको भड़कते हुए बोलती, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह इस किंगडम के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होगी, हमारे फ्यूचर के लिए तुम अपने नतीजे के बारे में बताओ। मैं उसके साथ रहूंगी और इसका एहसास कराने में उसकी मदद करूंगी। इसके अलावा मैं पहली मुलाकात के बाद से तुम्हें पसंद करती हूँ, पर उसके दिल में तुम क्वीन ऑफ लाइट आयरिस के साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहोगे। उसकी इस बात पर अकीरा ने अपना सर हिला दिया, जो देखकर निजुको ने कहा, मैं समझती हूँ, इसके बावजूद यह। फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहाँ से चले जाने के बाद निजुको ने कहा, फिर भी मैं उसके साथ रहूंगी, मैं हमेशा जारी रखूंगी उसका सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में फ्यूज जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, सीमा मैं वापिस आ गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर चिल्लाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। उससे पहले इसे आयरिस को दे दो। जिसके बाद सीमा ने उस ड्रॉप को आयरिस पर छिड़क दिया ताकि उसकी इंटरनल इंजरी हील हो सके और साथ ही साथ उसकी पावर वापस आ सके। अगले सीन में सीमा फ्यूज को बताती, जब तुम गायब हो गए थे तब डार्कनेस। जिस बात पर फ्यूज कहने लगा, मेरे नाइट ने मुझे बताया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, इसके लिए मुझे रिग्रेट है। वो बात को सुनकर सीमा उसको बताने लगी, बैरियर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, पर मैजिशियन अभी भी है। जो सुनने के बाद फ्यूज ने कहा, एक बार तैयार होने पर हम बैरियर को नीचे कर देंगे। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी तादाद में नाइट खड़े थे। जिसके बाद आयरिस कहने लगी, इस दर पर मैं वर्तमान की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसको अकीरा की बात याद आती है जहाँ पर वो उससे कह रहा था, मैं भी वही चाहता हूँ, अगर यह हमारे दोनों किंगडम के सभी लोगों को खुश करने में मदद करता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना प्यार दे सकूं, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस अनुसरण करो जिस रास्ते पर तुम विश्वास करती हो। ये सब याद करने के बाद आयरिस कहती, जिस रास्ते पर मैं विश्वास करती हूँ यह तुम्हारे साथ एक रास्ता है। जबकि वहाँ पर फ्यूज आते के साथ बोलता, आयरिस मैंने देखा कि तुम फरबेंड प्रेयर कर रही हो, लेकिन प्लीज ज्यादा कोशिश मत करो क्योंकि डार्कनेस के अगेंस्ट एम्पायर बैटल पास है। जिस पर आयरिस बताती, माफ करे, तुम जैसे नाइट को चिंता करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तभी फ्यूज ने कहा, नहीं, क्वीन की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। उसकी इस बात पर आयरिस फ्यूज का शुक्रिया अदा करती है। जिस बात पर फ्यूज कहने लगा, मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आयरिस ने कहा, कम से कम मुझे तुम्हारा शुक्रिया करने दीजिए, तुम और सीमा हमारे लिए काफी कुछ करते हैं। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि मेरी गुस्ताखी के लिए माफ करे, लेकिन हम आपको क्वीन मानते हैं। जिसके जवाब पर आयरिस कहने लगी, मैं भी परिवार के एक मेंबर की तरह तुमको तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज बोलता, नीरो की आर्मी को क्वीन के बालों के एक भी बालों को नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूँ। जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगे। दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा था, आगे बढ़ो और देखो, व्हाइट किंगडम के साथ फाइनल बैटल भूल जाओ। अगर तुम यह पूरा होने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको यह खाना होगा। जो सुनकर अकीरा कहता, फाइनल बैटल। तब किंग ने, जिस पर वो बंदा बताता, इसके बारे में क्या ख्याल है यंग मैन? रुको,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने ना केवल लेडी निजुको को बैटल से बाहर निकाल दिया बल्कि प्रिंस को भी। अब मुझको मत बताओ कि तुमने विद्रोह किया। जिसके बाद हम काफी सारी फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो व्हाइट किंगडम पर बैटल के लिए जा रही थी, जिसको देखकर उस बंदे ने कहा, यह शायद ही कॉन्फिडेंटल वाली बात है, लेकिन अगर तुम किंग का थ्रोन संभालते हो तो प्लीज टैक्स को थोड़ा कम कर देना। तभी वहाँ पर दो बच्चे आते के साथ बोलते, प्रिंस हेलो, अरे क्या हम बैटल जीतेंगे? क्योंकि माँ मुझे इसके बारे में बता रही थी। उसने कहा कि फ्लोटिंग आइलैंड पर कपड़े सुखाना आसान हो जाता है। मुझे यकीन है अगर हम जीत गए तो माँ काफी ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद वहाँ पर कुछ वॉरियर आते के साथ अकीरा से कहने लगे, योर हाइनेस, क्या मुझे एक क्षण का समय मिल सकता है? जिन्हें देखकर वो लड़की कहती, यह सोल्जर काफी स्कैरी है। जबकि वो लड़का कहता, तुम मेरा एक टुकड़ा चाहते हो है ना? ये बात को सुनकर वो सोल्जर कहता कि मैं नहीं, मेरा बिजनेस प्रिंस के साथ है। क्या तुम मेरा प्लीज साथ दोगे? और मुझे केवल प्रिंस को बुलाने का ऑर्डर दिया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बंदा बोलता, वह इतना खतरनाक व्यवहार क्यों कर रहा है? फिर अकीरा उनको गुड बाय कहने के साथ उन सोल्जर के साथ चला जाता है। उसको वहाँ से जाता निजुको भी देख रही थी। अगले सीन में फ्यूज थियो से कह रहा था, थियो, अगली लड़ाई पूरे किंगडम में फैल सकती है। यदि ऐसा होता है, तभी थियो ने कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि वह अंतिम उपाय है और किसी सेफ जगह पर जाकर छिप जाना। जिसके बाद थियो कहने लगा, और मुझे सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा? मैं तुमको इस तरह के सवालों से परेशान नहीं करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा लगे कि तुम हारने वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम भी वहाँ से भाग जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा अकेले ही लड़ते रहोगे। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ से भाग जाओ, लेकिन वह ठीक रहेगा। वैसे भी आखिरकार हमें क्वीन आयरिस, क्वीन ऑफ लाइट हमारी तरफ मिल गई है। जिस बात पर फ्यूज थियो को बताने लगा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जब तक हमें क्वीन पर विश्वास है हमारा किंगडम कभी नहीं हारेगा। मुझे तुम पर विश्वास है आयरिस। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मुझ में लाइफ की थोड़ी सी भी चिंगारी है, मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो काफी परेशान होने के साथ एक बात सोच रही थी, जहाँ पर अकीरा आयरिस से कहता, हम मिलकर इस दुनिया में शांति लाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी आयरिस ने कहा, व्हाइट लाइट, ब्लैक, डार्कनेस, स्काई और अर्थ, चलो हम जहाँ पर है वहीं से एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये कहते ही वहाँ पर डार्कनेस फैलने लगा, जो देखकर आयरिस कहती है, प्रोजेनिटर रून्स व्हाइट किंगडम के सभी लोगों को अपनी पावर प्रोवाइड करें। डार्कनेस को दूर भगाने के लिए हमें लाइट दीजिए। इसी के साथ बैटल शुरू हो गया। दूसरी तरफ सीमा अपने मैजिशियन के साथ उन डीमन का सामना कर रही थी। साथ ही साथ फ्यूज अपने नाइट का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी आर्मी पर टूट पड़ा। तभी वहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस भी आ गया, जिसका सामना करने के लिए आयरिस उसके पास जाने लगी। अगले सीन में डीमन और इंसानों के बीच जंग का आगाज हो चुका, पर वो डीमन मरने का नाम नहीं ले रहे थे। सीमा और उसके बाकी साथी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हर एक वार से उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी कुछ डीमन उनके किंगडम के अंदर आने लगे, जो देखकर सीमा तुरंत अपने स्पेशल मैजिक से उनको मार देती है। यहाँ तक कि उनको बताती, पहली टीम दूसरे पैलेस के गेट तक मेरे पीछे आओ, बाकी सभी लोग जितना हो सके उनको यहाँ आने से रोकें। दूसरी तरफ फ्यूज और उसके नाइट पर डीमन की आर्मी भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, जो देखकर फ्यूज उनको बताता, पैलेस के द्वार के सामने वापस जाओ। आसमान में किंग ऑफ डार्कनेस आयरिस से कहता, नीचे दी गई काफी चीजें जीवित हो गई हैं। क्या तुम आराम से स्काई में उड़ने का जोखिम उठा सकती हो क्वीन ऑफ लाइट? उसकी इस बात का जवाब देने के लिए आयरिस बोलती, यह तुम्हारी जगह है, जो मायने रखती है तुम्हारी और मेरी, यहीं पर डेस्टिनी का फैसला होगा। तभी किंग ऑफ डार्कनेस ने कहा, अच्छे से हमारे मुकाबले के अलावा सारा झगड़ा महज एक दिखावा है। बैलेंस का एक्सट्रीम चरम एक ही पर्सन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, मेरा और तुम्हारा। दूसरी तरफ किंगडम के नाइट वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, पर एक बच्चे पर डीमन हमला कर देता है, लेकिन समय पर आते के साथ एक नाइट ने उसका खेल वही खत्म कर दिया। तभी दूसरा नाइट आते के साथ कहता, डार्कनेस की पावर को धिक्कार है, वे हमारे होली आइलैंड पर मुंह जोर भाग ले रहे हैं। पर गाइस कुछ बंदों ने मेरे पे कमेंट किया था कि आइलैंड नहीं भाई, आयरलैंड होता है, पर मैं उनको बता दूं एक ही मतलब के काफी सारे मीनिंग होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करा करो। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर उसका एक साथी ही डार्कनेस के कंट्रोल में आने लगा, जिसके बाद वो एक लड़की पर हमला कर देता है, जो
देखकर उस नाइट को मजबूरन अपने साथी को मारना पड़ा। अगले सीन में एक डीमन थियो पर हमला कर देता है, पर थियो उससे कैसे न कैसे करके बच जाता है। साथ ही वो कहता, वह करीब था, पर वो क्या था? यह मेरे अलावा किसी और को भी अफेक्ट कर सकता है। लालत है, हर कोई लड़ रहा है, पर मैं भी उनकी मदद कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल बोल फाइनल अटैक, जिसकी वजह से वो डीमन मारा गया। उसके मर जाने के बाद थियो राहत की सांस लेते हुए बोलता, हाँ मैंने उसे किसी तरह मार दिया। दूसरी तरफ एक लड़की को डार्कनेस ने कंट्रोल कर लिया था, साथ ही साथ वो एक नाइट की तरफ बढ़ रही थी। तभी सीमा ने कहा, मेज फोर्स लिंक इनकैंटेशन का समय आ गया है। फिर वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए कहती, समन हो जाओ 7 पावर में से एक विनाश की सोड, उन्हें काट डालो, जिसकी वजह से उनके चीथड़े उड़ चुके। उसी वक्त सीमा अपने साथियों को बताती, मदद जारी रखो, नाइट के चारों ओर एक बैरियर बनाओ, जिसकी वजह से वो एक और रिचुअल शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो सारे मैजिशियन मिलकर कहते, समन हो जाओ 7 पावर में से एक केज ऑफ इफेक्शन। इसी के साथ वहाँ पर काफी बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सीन में फ्यूज और नाइट फाइट करते करते काफी ज्यादा थक चुके थे, यहाँ तक कि फ्यूज कहने लगा, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम एक और कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम क्वीन की रक्षा की आखिरी डिफेंस लाइन है। यहाँ तक कि वल्सन उसके सामने आते के साथ कहता, मैं देख रहा हूँ कि तुम में एक्साइटमेंट की कमी है, और मैं डार्क नाइट वल्सन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम काबिल अपोनेंट हो। क्या मैं एक मुकाबले की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जिस बात पर फ्यूज बताता, ओह मुझे पहचाने बिना तुम में पूछने का साहस है। मैं फ्यूज हूँ, लाइट ऑफ नाइट का कमांडर। मैं क्वीन का बैरियर हूँ और उसकी सोर्ड भी हूँ, पर मैं तुम्हें उसके पार जाने नहीं दूंगा। तभी वल्सन ने कहा, उस स्थिति में मेरा सुझाव है कि बैटल के माध्यम से अपना नाम मेरी मेमोरी से मिटा दो। ये कहते ही वल्सन ने डार्कली फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर फ्यूज उस पर अटैक करने के लिए चला गया। इसी के साथ दोनों की सोर्ड टकराने लगी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आयरिस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो किंग ऑफ डार्कनेस के हमले से बच रही थी। साथ ही किंग ऑफ डार्कनेस कहता, मुझे याद नहीं है कि हम कितनी बार लड़े हैं। क्या तुमको विश्वास है कि तुम मुझसे बेस्ट कर सकती हो? ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि तुम कह रहे हो कि तुम पहले हमेशा जीतते थे, पर तुम हमेशा पीछे हटते आए हो। जिसके जवाब पर किंग ऑफ डार्कनेस कहने लगा, इतना मत सोचो, मैं लाइट की तरह नहीं हूँ जो फैलते फैलते तब तक कमजोर होता जाता है, तब तक आखिर में लुप्त नहीं हो जाता। पर मैं डार्कनेस हूँ, यानी एंडलेस एक्सपेंशन। यह स्पष्ट है कि समय के साथ हम में से कौन पावर में बढ़ेगा। यह तरीका है, हम सिस्टम से बंधे हैं, पर मैं तुमको इसके बारे में इग्नोरेंस समन करने नहीं दूंगा। मैं चक्र को चुनौती दूंगा और डार्कनेस का एकमात्र किंग बनूंगा। मेरी पावर सदैव बढ़ती रहेगी, यह सभी जगह सभी स्थानों को कवर करेगा। डार्क से भी ज्यादा डार्कनेस, यह सब कुछ मिटा देगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस बोलती, मैं हमेशा से इसकी परमिशन देना चाहती थी। नेचर रूल के अगेंस्ट इस दुनिया से चला गया, जिसके बाद लाइट और डार्क की पावर टकराने लगी। फिर हम केज ऑफ अफेक्शन को देखते हैं, जो डार्क पावर की वजह से ब्रेक होने की कगार पे था, लेकिन मैजिशियन उसको बनाए रखने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो ब्रेक हो चुका। जिसके ब्रेक होने के बाद डार्कनेस पूरे किंगडम में फैलने लगा। साथ ही साथ वो कुछ लोगों को अपने वश में कर लेता है, जबकि सीमा अपने स्पेल को यूज करने के साथ उनको डार्कनेस के कंट्रोल से बाहर निकाल चुके। जिसके कुछ देर बाद ही वो दोबारा से कंट्रोल में आ चुके, जिसे देखकर सीमा घबराते हुए कहने लगी, क्यों, कैसे, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। प्रोजेनिटर रूल्स, अब इस मोमेंट पर यदि अब आप हमें अपनी पावर नहीं देंगे तो अब हम क्या करेंगे? अगले सीन में वल्सन के पावरफुल अटैक ऑफ यूज अपनी सोर्ड से रोक रहा था, साथ ही साथ उसके अटैक को चीरते हुए उसकी सोर्ड से टकरा गया। तभी वल्सन ने कहा, तुम्हारे वार हमेशा स्ट्रेट और फॉरवर्ड हैं। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि तो फिर तुम उसका बच्चा अब क्यों नहीं करते? जिसके साथ ही उनके बीच सोर्ड फाइट शुरू हो चुकी। साथ ही वो कहा, बेशक योर हाइनेस के प्रति वफादारी, जो कहते ही वो उस पर हमला कर देता है, पर वल्सन फाइट में शांत होने के साथ उसको एक ही अटैक से पीछे कर देता है। साथ ही वो उसको बताता, फिर उसकी तरह तुम हार जाओ। किसी पर्सन के लिए चिंता गर्मी की धुंध की तरह है, एक बार सेक करने पर यह आसानी से दूर चला जाता है।
यह एक मनमोह है, किसी टाइटल के प्रति ब्लाइंड डिवोशन अपने मास्टर के विनाश को आमंत्रित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक पर्सन के रूप में उन पर विश्वास करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज गुस्से में बोलता, मेरी फीलिंग, मुझे पावर दो। जो देखकर वल्सन अपनी पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूज पीछे हट चुका। फ्यूज की ऐसी हालत को देखकर वल्सन कहता, मैंने कहा कि यह चीजें तुम्हारे किंगडम के लोगों को कमजोर बनाती है। उपजाऊ भूमि, हारमोनियम लोग, जीनियस, सोरविन, फेवरेट ब्लेज, या तुमको लगता है कि तुम इनसे हर चीज की सेफ्टी आसानी से कर सकते हो? ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है। फिर उसको बताता, एओस, किंग ऑफ लाइट, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा, एक मूर्ख कमजोर बंदे के रूप में। उसकी इस बात पर फ्यूज अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, तुम अपने दुर्भाग्य पर इतराते हो। जो कहते ही उसने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ आयरिस बार बार डार्कनेस पर हमला कर रही थी, पर उसके हर एक बार नाकाम रहे। ये देखकर आयरिस का कहना है, लाइट की पावर की रून्स की चमक को उजागर करो, हॉट लाइट, प्योर लाइट। उसके ये कहते ही वहाँ की कुछ जगह पर डार्कनेस हट गया। फिर वो कहती, बहुत हो गया, मैं तुम्हें अभी और यहीं पर मिटा दूंगी। जिस पर किंग ऑफ डार्कनेस बताता, क्या तुम निश्चिंत हो कि तुमको प्रोजेनिटर रून्स की पावर पर एक अधिकार होना चाहिए? मेरे स्केप को कम मत समझो, वह सबसे पहले तुम्हारे प्रिय लोगों को डार्कनेस कंट्रोल कर लेगा। तभी आयरिस ने कहा, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अगर बैलेंस बिगड़ता रहा तो आखिरकार में ऐसा ही होगा, और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, भले ही मेरा इसमें सब कुछ लग जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग ऑफ डार्कनेस बोलता, मैं समझता हूँ लोग वो चीज का हिस्सा हैं। इसके बाद आयरिस ने किंग ऑफ डार्कनेस पर हमला कर दिया। साथ ही वो कहती, बैलेंस को बाहर रखना फ्यूचर को सेफ रखने का यही एकमात्र तरीका है। पर किंग ऑफ डार्कनेस उसके अटैक से काफी आसानी से बचते हुए कहा, कितनी भोली हो, तुम्हारे बीच जो बैलेंस चाहता है और मेरे बीच मैं इसे पलटने में विजयी हूँ, परिणाम साफ है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के साथ कहता, बाम ने दावा किया कि मैंने भी घमंड किया, जो इम्पॉसिबल बात करते हैं वो ही हारते हैं। अब समय आ गया है कि तुम सीखो, यही दुनिया का दस्तूर है। इसी के साथ उसका एक अटैक आयरिस को जा लगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो गिरते हुए नीचे जाने लगी। नीचे की तरफ सीमा कह रही थी, समन हो जाओ, 7 पावर में से एक, लाइट ऑफ अफेक्शन, साथ ही घायल सोल्जर को बचाओ। लेकिन उसके पास अब माना पावर बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसका ये स्पेल पूरा होने से पहले ही बंद हो गया। अपने स्पेल को बंद होता देखकर सीमा कहती, प्रोजेनिटर रून्स क्यों? क्या तुमको इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए? तुम किसके लिए अच्छे हो? तुमको चमकना होगा, वरना लालत है। अभी तक कोई नहीं, शिकायत करना जल्दबाजी होगी। अगर स्पेल काम करेगा तो हम सब उस पर मिलकर हमला करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस एक स्माइल के साथ नीचे आ गई, जिसके आते के साथ वो डीमन दूर जा गिरे। फिर आयरिस ने कहा, मैं तुम्हारी चीख सुन सकती हूँ, इससे कम की उम्मीद मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी सीमा ने कहा, इससे भी जरूरी बात यह है कि प्रोजेनिटर रून्स के बारे में क्या? ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि क्या तुम भूल गई, अभी भी एक रास्ता है। जिसके जवाब पर सीमा कहने लगी, 7 पावर में से एक, ग्लेस ऑफ फेट। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस बोलती, अगर हम इसमें सब कुछ लगा देते तो? तभी वहाँ के सारे मैजिशियन एक जगह पर इकट्ठे होने लगे। तभी आयरिस स्पेल बोलती, ग्लेस ऑफ फेट, 7 पावर में से एक, मुझे आपके टर्निंग पर ऑब्जेक्शन है, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ जिस तक मुझे पहुंचना चाहिए। इसी के साथ हम काफी सारे फ्लैशबैक को देखते हैं, जो देखने के बाद सीमा बताती, क्या कुछ भी नहीं बदला? फिर किंग ऑफ डार्कनेस आते के साथ कहा, फेट क्या है? मैंने जो इतिहास रचा है वह उसके लिए बहुत गहरा है। जो सुनकर आयरिस कहती, यह नहीं हो सकता अगर बात यहाँ तक आ गई है। जिस पर सीमा बताती, अभी भी एक रास्ता है ना, तुम्हारे लिए क्वीन ऑफ लाइट के रूप में लड़ने का एक तरीका है। क्या यह डाउट करने का कोई समय है? क्वीन के रूप में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मैं सब कुछ लगा दूंगी, यहाँ तक कि मेरी जान, तो अब जल्दी करो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। उसको जाता देखकर किंग ऑफ डार्कनेस कहता, यह कितना भद्दा है, तुम कब तक कोशिश करोगी? तो अपने भाग्य को स्वीकार करो। तभी सीमा ने उस पर हमला कर दिया।
जो देखकर किंग ऑफ डार्कनेस उसको डार्कनेस से घेर लेता है, यहाँ तक कि वो कहता, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपनी बुरी आदत दिखा दी है। दूसरी तरफ आयरिस प्रोजेनिटर रूम्स के सामने काफी हताश हो जाती है, जिसके बाद अकीरा कहता, लंबे समय पहले एक सुंदर किंगडम स्काई में ऊंचे तैर रहा था। उसके थ्रोन पर एक नोबल व्हाइट कैट थी और एक काली मैली बिल्ली को उससे प्यार हो गया। इस तरह यह शुरू हुआ। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो उन मोस्टर से बचकर भाग रहा था। तभी वो टेलीपोर्टेशन को यूज करके एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात यूनो से हो चुकी, जो देखकर अकीरा काफी हैरान था कि ये जिंदा कैसे है। जिस पर यूनो बताता, वह काफी अच्छा नहीं था और तुम्हें मुझे किस लिए काटना पड़ा। मैं तुमको अपना दोस्त मानता था, तुम जानते हो। जो सुनकर अकीरा कहता, मैंने सोचा कि यह काफी आसान था। ये बात को सुनकर यूनो कहता कि यह बिल्कुल सही था। मैं भी थ्रोन का पोटेंशियल सक्सेसर हूँ और मुझ में तुमसे कई ज्यादा ताकत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बोलता, उस समय तुम क्या सोच रहे थे और तुमने क्वीन ऑफ लाइट पर हमला क्यों किया। जिस बात पर यूनो उसको बताने लगा, यह क्वीन की इच्छा थी और ब्लैक किंगडम की भी इच्छा थी। हाँ, पर तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने मुझे क्यों रोका। यह तो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं बेस्ट के लिए काम आया। क्वीन ऑफ लाइट एक छोटी सी लड़की है। इस तरह का झटका उसे जल्द ही शक से भर देगा। फिर उससे कोई खतरा नहीं होगा। जब समान पावर वाले लोग उस पर चलते हैं, जो हार नहीं मानता वो जीतता है। वो बात को सुनकर अकीरा का कहना है तो वह भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। जो सुनने के बाद यूनो ने कहा, हर कोई क्वीन को काफी हल्के में लेता है, पर बड़ा होकर जीने की प्रवृत्ति ने सबसे पहले जीनियस को जन्म दिया। तुम सभी सोचते हो कि वह मूर्ख है, असल में तुम लोग मूर्ख हो। दूसरी तरफ अकीरा बोलता, अच्छा तो ऐसा है, इसलिए मुझसे तुम यहाँ बैटल करना चाहते हो। इसी के साथ उसने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जो देखकर यूनो कहता, खैर मूर्ख, इसे अभी इस बिंदु पर मैं नहीं समझ पाया, पर चतुराई से काम करने की कोशिश मत करो। हालांकि मुझे लगता है कि उस वर्सन डार्क नाइट को भी इसके बारे में नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि योर हाइनेस कैसा सोचते हैं। आखिरकार मैं डार्कनेस में तैर रहा हूँ। या यह भी हो सकता है कि योर हाइनेस ने ही मुझे जन्म दिया हो। खैर अब ये कोई मायने नहीं रखता है। साथ ही साथ उसने अपनी सोर्ड को भी क्रिएट कर लिया, यहाँ तक कि वो कहता, उसने तुम्हें और निजुको को रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि एक मौका था कि तुम वाइड के साथ बिस्तर पर आ सकते थे। इससे लिटरली रूप से मतलब मोर। फिर वो ट्रांसफॉर्म होने के साथ बताता, इसका सीधा सा मतलब है कि तुमको मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन गलत विचार मत पालो। अगर किंग ऑफ डार्कनेस सीरियस हो गए तो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। आओ इसे अब शुरू करें। जिस पर अकीरा बताता, मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है। जिसके साथ उसने यूनो पर हमला कर दिया, लेकिन यूनो उसके वार को आसानी से ब्लॉक करते हुए उसका आर्मर तोड़ देता है। तभी यूनो उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम मुझे सचमुच सीरियस नहीं लेना चाहते? ये कहते ही उसने डार्क बोल्ट से अकीरा पर हमला कर दिया। इस अटैक को अकीरा अपनी सोर्ड से काफी मुश्किल से ही रोक पाता है, जो देखकर इस बार यूनो खुद उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, यहाँ तक कि दोनों की सोर्ड आपस में टकरा चुकी, जिसकी वजह से यूनो जोरदार ब्लास्ट के साथ पीछे हट चुका। यहाँ तक कि अकीरा के अंदर काफी डार्क पावर रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर यूनो कहा, सचमुच में तुम पीछे हट रहे थे? जो कहते ही वो अकीरा की तरफ काफी तेजी से बढ़ा, जिसका सामना करने के लिए अकीरा भी एक स्लैश अटैक उस पर कर देता है, लेकिन अकीरा का अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यूनो पीछे हट चुका। साथ ही साथ अकीरा तुरंत अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिसको देखकर यूनो उसके संग सोर्ड फाइट शुरू कर देता है, लेकिन अकीरा वक्त पर अपनी रिइंकार्नेशन टेक्निक से उस पर अटैक कर दिया और उस अटैक से बचने का मौका यूनो को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो चट्टानों में फंसकर मारा जाता है। जिसके बाद अकीरा बेफिक्र होकर वहां से जाने लगा, लेकिन डार्क एनर्जी उसको धीरे धीरे जकड़ लेती है। अकीरा चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रहा था। तभी यूनो दोबारा से समन होने के साथ बताता, क्या तुमने सोचा था कि मुझे खत्म करने के लिए इतना काफी होगा? इसी के साथ वो उस पर हमला कर करके उसके धीरे धीरे आर्मर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। इसकी वजह से अकीरा को काफी तकलीफ हो रही
रही थी। फिर वो उस पर हंसते हुए अटैक कर देता है, लेकिन जब वो उसके आर्मर को बर्बाद कर रहा था तभी अकीरा ने उस डार्क एनर्जी से अपने आप को कैसे न कैसे करके छुटकारा पा लिया। दूसरी तरफ यूनो उस पर डार्क एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसको अकीरा ने अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दिया, जिसका मौका पाकर यूनो उसको काफी बुरी तरीके से हिट कर देता है, जिसकी वजह से अकीरा को काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी। साथ ही साथ यूनो ने अकीरा की स्वॉर्ड को एक झटके से ही दूर कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी स्वॉर्ड को अकीरा के अंदर घुसा देता है। इस बार इस अटैक की वजह से अकीरा मरने की कगार पे आ चुका, लेकिन वो यहाँ हार नहीं मान सकता क्योंकि उसको आयरिस के पास जाना है। इसलिए वो कोशिश करते हुए अपनी दूसरी स्वॉर्ड को यूनो के अंदर घुसा चुका, जिसकी वजह से यूनो को काफी ब्लीडिंग हो जाती है। फिर अकीरा उससे कहता, मुझे दोस्त मत दो क्योंकि तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जिस पर यूनो बताता, मानो तुम इतनी आसानी से पासा पलट सकते हो, सिर्फ मुझे ही क्यों भेजा जाता है? हमारी अधिकांश सेनाएं आकाश में है, बेशक किंग ऑफ डार्कनेस भी। व्हाइट किंगडम अपनी लाइट वेवरिंग के साथ कब तक कायम रहेगा? नहीं, वह कभी भी टिकने में सक्षम नहीं होंगे। एक बार योर हाइनेस ने प्रोजेनिटर रूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, डार्कनेस पूरी जगह को ढक लेगा और फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक बार ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, किसी किंगडम से भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बोलता, क्या उसका लक्ष्य स्काई को जीतना और हर चीज को डार्कनेस से ढक देना नहीं है? जो सुनने के बाद यूनो ने कहा, अगर तुमने कभी यह सवाल नहीं किया कि वास्तव में इसका कितना अर्थ है, यह तुम्हें रियल में पागल बनाता है। जो सुनकर अकीरा कहता, ना केवल उसका किंगडम बल्कि हमारा भी यह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो फिर इससे उन लोगों का क्या मतलब है जो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन यह उसे इस तरह का अधिकार नहीं देता है। तभी यूनो ने कहा, फिर मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ूंगा पीसफुल डार्कनेस में। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद अकीरा कहता कि तो यही कारण है कि किंग ऑफ डार्कनेस ने मुझे लाइट से दूर रखा। ये कहते ही अकीरा दोबारा से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचने के साथ डीमन का खात्मा करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अकीरा कहता, आसमान ऊंचा है और व्हाइट किंगडम काफी दूर है। साथ ही साथ वो अकेले ही काफी सारे डीमन को मार देता है, पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर निजुको आते के साथ अपने एक ही अटैक से काफी तादाद में काफी सारे डीमन मार देती है। साथ ही उससे कही, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इनको संभाल लूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा वहाँ से जाने लगा और वो कहता, धिक्कार है तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस। ऊपर आसमान में पहुँच के बाहर क्या तुम निर्णय लेने की योजना बना रहे थे? हर किसी का फ्यूचर तुमने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया। तेरे की मैं यहाँ अर्थ के वर्ग से उस तक नहीं पहुंच सकता। सीधे अल्फाजों में कहें, अकीरा यहाँ फ्लाइंग शिप लेने के लिए आया था ताकि वो उसके द्वारा आयरिस के पास जा सके, लेकिन अब यहाँ कोई सी भी फ्लाइंग शिप नहीं है। जिसके बाद अकीरा के अंदर से टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगता है, जैसा कि एल्डर के साथ निकला था। ये तब की बात है जब अकीरा को स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती थी। ये सब उसको एल्डर ने ही सिखाया है और इसकी पावर की वजह से अकीरा के डार्क फेदर भी निकल गए, जो देखकर अकीरा काफी अमेजिंग लग रहा था। फिर वो बिना समय गवाए वहाँ से तुरंत चला जाता है ताकि वो व्हाइट किंगडम पहुँच सके। अगले सीन में किंग ऑफ डार्कनेस कह रहा था, यह कितना भद्दा है, पर तुम कब तक कोशिश करोगी? पर सीमा उस पर अटैक करते हुए कहती, क्या तुम कभी चुप रह सकते हो? लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस सीमा के अटैक को अपने ऊपर लेते हुए उसको डार्कनेस से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से सीमा की चीखें निकल रही थी। तभी किंग ऑफ डार्कनेस ने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक बुरी आदत दिखा दी है, चंचलता। दूसरी तरफ हम सीमा को देखते हैं जो डार्कनेस के घेरे में फंस चुकी थी और वो स्कैरी होते हुए बोलती, मुझे क्यों नहीं, उसके पास क्यों है, मैं सब कुछ चाहती हूँ व्हाइट प्रीस्ट। जिसके बाद उसके अंदर से डार्क ओरा निकलने लगा, पर सीमा को वक्त पर होश आ जाता है, जबकि वो बताती, किंग ऑफ डार्कनेस इतना मुश्किल नहीं है, वह एक मैजिशियन को भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आयरिस जिस पर उसके साथी बताते, मुझे लगता है कि वह सेफ है। ये बात को सुनकर सीमा कहती कि ठीक है, हम सिटी में डीमन का सफाई करना जारी रखेंगे, हम लोगों को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी तरफ आयरिस प्रोजेनिटर रूम्स के सामने कह
रही थी, हे प्रोजेनिटर रून्स, मैं प्रोटेक्ट करने में एबल नहीं थी। किंगडम ऑफ वाइट या लाइट और डार्कनेस का बैलेंस, मुझे लगता है कि यह मुझे झूठा बनाता है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाएंगे। यह कैसा रहा होगा जबकि मेरी हर चीज नाकाम हो गई है। मेरे पास यही एकमात्र रास्ता बचा है डार्कनेस को रोकने के लिए। अगले सीन में अकीरा काफी गुस्से में वहाँ के सारे डीमन को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। साथ ही वो कहता, मुझे और जल्दी करनी होगी। फिर आयरिस ने कहा, नहीं, यह गलत है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे इंटेंस फीलिंग आ रही है कि यह घुमाया हुआ है। जिस पर अकीरा ने कहा, चीजें कहाँ गलत हुई है, या अगर जो सही है वह पहले कभी तय नहीं किया गया था, तो फिर इस संसार के रूल किस लिए हैं? तभी आयरिस ने कहा, चाहो तो दुनिया की राह। यहाँ तक कि अकीरा कहने लगा, मैं अभी नहीं जानता। फिर आयरिस बताती, दुख महसूस करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, तुम एक दूसरे को याद करने के लिए यहाँ नहीं हो। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे पूछना है, प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहते ही वो उनके झुंड में घुसकर उनको मारने लगा। साथ ही वो कहा, मुझे माफ करो, और ईवल क्या है, क्या मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि जिन चीजों पर मुझे विश्वास करना चाहिए उनमें कुछ और भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ आयरिस ने कहा, फाइट की एज लगभग खत्म हो चुकी है। अगले सीन में अकीरा कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तभी आयरिस ने कहा, फिर भी दुनिया संतुलन बनाए रखेगी। नेक्स्ट सीन में अकीरा कहता कि और यहाँ पर हमारा वादा किस लिए था? जबकि आयरिस कहने लगी, मेरा अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो प्लीज प्रोजेनिटर रून्स वह सब रिलीज कर दो जो तुम छिपाते हो, और सील कर दो डार्कनेस और ब्लैक। अगले सीन में वर्सन और फ्यूज अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन वर्सन को इसके बारे में पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वर्सन वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद फ्यूज कहा, क्या योर हाइनेस सुरक्षित है? पर वो कहाँ है? लेकिन प्रोजेनिटर रून्स की एनर्जी को देखकर वो काफी हैरान था कि प्रोजेनिटर रून्स इतना क्यों चमक रहा है, लेकिन यह काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ सीमा कहती, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लेकिन व्हाइट लोग अभी भी जिंदा हैं। तभी वहाँ पर थियो आ गया, जिसे देखकर सीमा कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर थियो बताता, यह निराशाजनक है डैम इट, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वह मुझे नहीं पकड़ेंगे, भले ही मैं आखिरी बचा रहूं, मैं हमेशा दौड़ता रहूंगा। जिसके बाद वहाँ की जगह धीरे धीरे टूटने लगी। फ्यूज वहाँ की ऐसी हालत को देखकर काफी हैरान था कि आयरिस ने ऐसा क्यों किया। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी? तभी फ्यूज की आसपास की जगह बर्बाद होने लगी, लेकिन फ्यूज अपने आप को संभाल लेता है, पर वो खुद को कब तक संभाल पाता? इसी के साथ वो नीचे गिर गया और धीरे धीरे करके पूरा व्हाइट किंगडम तहस नहस होने लगा था। साथ ही साथ उसकी बड़ी बाउंड्री टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। तभी हम आयरिस को देखते हैं जो वहाँ पर लेटी हुई थी, यहाँ तक कि वहाँ की जगह टूटने लगी, जिसकी वजह से आयरिस नीचे गिर जाती है। लेकिन अकीरा काफी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिसको देखकर आयरिस उदास होते हुए कहती, मुझे माफ कर दो, अलविदा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। दूसरी तरफ अकीरा जोर से आयरिस का नाम पुकारता है, साथ ही वो उसको पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर आयरिस एक धुंध में गायब हो गई। अगले सीन में हम निजुको को देखते हैं और वहाँ पर व्हाइट किंगडम के टुकड़े गिर रहे थे, यहाँ तक कि एक बड़ी चट्टान उसके ऊपर गिर गई। फिर उसके साथ जो हुआ वो मैं बता नहीं सकता। जिसके बाद आयरिस एक व्हाइट बिल्ली में बदलते हुए वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ के ऐसे मंजर को देखकर बताता, तुम्हें क्या लगता है अब क्या हुआ? वैसे मुझ पर अटैक करो। उसके ये कहते ही अकीरा काफी गुस्से से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, साथ ही उसके करीब जाकर हमला कर देता है, पर किंग ऑफ डार्कनेस के पास डिफेंसिव आर्मर था, लेकिन अकीरा जोर लगाते हुए उसका बैरियर पेनिट्रेट कर देता है। साथ ही वो कहा ब्लैक व्हाइट है, व्हाइट ब्लैक है, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। हरामखोर, तू डिसअपियर हो जा। उसको खत्म करने के बाद अकीरा बोलता, गुड बाय आयरिस, जिसके साथ वहाँ के सारे लोग मारे गए। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं, पर उसके माइंड में एक व्हाइट बिल्ली आ रही थी। फिर सीन यहाँ पर फ्यूज की तरफ आता है, जो डार्कनेस में तैर रहा था, यहाँ तक कि वो कहता, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों आयरिस?
और गाइस मेरे एक नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन होगा, उसको जाकर जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उस पर जल्दी ही नई सीरीज आने वाली है। और जाते हुए इस वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स होगा, जाकर अच्छे से कमेंट कर दो और हाँ लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।